यहां पर सबसे पहले बताया गया समाज की बात। देखो समाज होता है क्या, पहले समाज को समझो। सोसाइटी कि किसी भी देश का जो सामाजिक संरचना है ना, वो वहां का जो भौतिक पर्यावरण है उसके हिसाब से होता है सर। जो भी समाज में चीजें चल रही थी उस टाइम पे, जो भी कुरीतियां चल रही थी, जो भी अंधविश्वास चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं किसका योगदान था सबसे ज्यादा? कहीं ना कहीं नाइट वो लोग थे, वो योद्धा थे जो हमेशा युद्ध किया करते थे। इनका शौक था युद्ध। अलग अलग जो है डायनेस्टीज आई और अलग अलग राजा आए और इन्होंने कहीं ना कहीं आप देखोगे अपने हाथ में बहुत बड़ा हिस्सा जो है भारत का वो रख लिया। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे सी क्लास में। तो अब तक भाई हमारे 2 चैप्टर्स के जो वन शॉट है वो आ गए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी जल्दी वन शॉट लाऊं। आज की इस क्लास की हम बात करें तो मैं लग रहा होगा मैं 3rd चैप्टर पढ़ाऊंगा। नहीं, मैं 3rd चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा सब जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। लेकिन आज मैं जो है मेरे फेवरेट चैप्टर के बारे में बात करूंगा। आज का जो चैप्टर है वो क्या रहने वाला है? आज का 4th चैप्टर रहने वाला है, जो तुम्हारा 3rd चैप्टर है, विश्व के प्रमुख दर्शन। इसको भी हम करेंगे लेकिन थोड़े सा बाद में करेंगे, ठीक है ना। चलिए इस चैप्टर की हम बात करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको एक ऐसे कालखंड की हम बात कर रहे हैं जहां पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, जहां पर एक ऐसा सामाजिक ढांचा दिखाई देता है जो आपको अभी तक कहीं अभी तक आपको दिखाई देता है। वो जो चीजें हैं जो हमारे कहीं ना कहीं मध्यकालीन में विकसित हुई, वो समाज हमारा जो मध्यकालीन में विकसित हुआ, मध्यकालीन समय में विकसित हुआ, उसके कहीं ना कहीं अंश अभी तक दिखते हैं हमें। तो समाज के बारे में बात करेंगे। क्लियर हुआ ना? चलिए तो आप देखोगे ना, चैप्टर के नाम पर जाओ। चैप्टर का नाम है मध्यकालीन समाज। अच्छा, मध्यकालीन क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम मेडिवल बोलते हैं। अब इंग्लिश में इसको मेडिवल बोलते हैं तो आपने सुना होगा हिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है जिसको हम प्राचीन इतिहास बोलते हैं, फिर हमारा मेडिवल हिस्ट्री आता है जिसको हम मध्यकालीन इतिहास बोलते हैं, और उसके बाद फिर हमारा आता है मॉडर्न हिस्ट्री जिसको हम आधुनिक इतिहास बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं मेडिवल टाइम पीरियड या फिर मध्यकालीन की बात करूं, इसको मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारा मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि जो हमारा आधुनिक इतिहास है, और जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि जो हमारा प्राचीन इतिहास है, इसके बीच का जो कालखंड है, इसके बीच का जो समय है, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं मध्यकालीन। लगभग अगर मैं समय की बात करूं तो लगभग ये 5वीं शताब्दी ईसवी से लेके 1500वीं शताब्दी ईसवी तक, ये आप ऐसा बोल सकते हो कुछ, है ना, ऐसा आप बोल सकते हो। करीबन ये जो 1000 साल का टाइम है इसको हम मेडिवल बोल रहे हैं। इसके बाद आप देखोगे 1500 के बाद बहुत सारे बदलाव आए, 1500 ईडी के बाद बहुत सारे बदलाव आए। फिर आप देखोगे कि फिर यूरोपियंस का बुलाबाला हो गया, फिर आप देखोगे ट्रेड होने लगा, कॉलोनाइजेशन हुआ। कॉलोनाइजेशन मतलब एक तरीके से उपनिवेशवाद फैला, तो वो फिर समय बदल जाता है। लेकिन लगभग यहां से लेके 5th एडी से लेके 500 एडी की बात करूं मैं, या फिर मैं 500 एडी से 1500 एडी तक की यहां बात करूं, तो ये जो 1000 साल का जो समय है इसको हम एक तरीके से मध्यकालीन बना रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर याद रखो, यहां पर किसकी बात की जा रही है? यहां पर एक तो बहुत बड़े महाद्वीप, एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंट की बात की जा रही है जिसका नाम है यूरोप, और फिर भारत की बात की जा रही है। यानी कि एक ऐसा समय रहा 1000 साल का जहां पर आपको एक पूरा सामाजिक ढांचा देखने को मिलता है। एक आपको कृषक वर्ग देखने को मिलता है, किसान वर्ग, यानी कि है ना, हम बात करें एक फार्मिंग सोसाइटी देखने, अग्रेरियन सोसाइटी देखने को मिलती है आपको। फिर आपको एक तरीके से एक दास वर्ग भी मिलता है आपको देखने को। आपको कुलीन वर्ग यानी कि एलिट एरिस्टोक्रेट्स भी देखने को मिलते हैं। आपको फ्यूडलिज्म दिखाई देता है यहां पर, है ना। तो यहां पर एक पूरा आपको ढांचा, एक सोशल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एक पूरा सामाजिक ढांचा दिखाई देता है। इस पूरे सामाजिक ढांचा के बारे में हम जो है बात करेंगे। क्लियर हुआ ना? आई होप आपको चैप्टर की आउटलाइन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। याद रखना, इस चैप्टर में मैं आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि कोई भी चीज छूटे ना, लेकिन हाँ, हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बहुत लंबे लेक्चर्स हमें नहीं करने हैं, ठीक है ना। मैं जितना पढ़ाता जाऊं उतना पढ़ते रहना, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। इंट्रोडक्टरी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत कुछ बोला गया है सर, थोड़ा सा रुक जाइए बस। बहुत बढ़िया। हाँ, अगर मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करूं, यह हमारा एक तरीके से परिचय है, और एक तरीके से आप देखोगे यहां पर सबसे पहले बताया गया है समाज की बात। देखो समाज होता है क्या, पहले समाज को समझो। सोसाइटी, आपने देखा होगा कि समाज क्या बोलेगा, 4 लोग क्या बोलेंगे। तो जो 4 लोगों के बारे में बात हो रही होती है ना, वो एक तरीके से हमारे समाज के ही लोग होते हैं। समाज है क्या, समाज का मतलब क्या है? तो आप देखोगे समाज एक तरीके से लोगों का समूह है जो एक साथ रहता है, जो एक तरीके से एक साझा पहचान रखता है ना। एक तरीके से आप देखोगे कि एक ऐसा समाज जहां पर लोग साथ में रह रहे हैं, उनका अपना एक अलग सभ्यता विकसित कर लिया लोगों ने, है ना। जैसे हमने सभ्यता के बारे में बात की थी ना, तो एक तरीके से आप देखोगे सभ्यता विकसित की किसने? तो हमारे समाज के लोगों ने की। जब हम साथ में रहने लगते हैं, हम किसी, है ना, जो भी नियम कानून होते हैं उनका पालन करते हैं, है ना, जो भी संस्थाएं होती हैं उनका पालन करते हैं, तो ये सारी जो चीजें कहीं ना कहीं समाज का हिस्सा है।
और आप देखोगे जब ये समाज आगे बढ़ने लगता है तो समाज में बहुत सारे विभाजन देखने को मिलते हैं, सोसाइटी में बहुत सारे विभाजन देखने को मिलते हैं। आप अगर हमारे भारत देश की बात करोगे तो यहां पर जाति प्रथा है सर, यहां पर आप देखोगे हम अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, तो ये भी एक तरीके से क्या है, सामाजिक ढांचा है सर, ये भी एक तरीके से सामाजिक ढांचा है। तो यूरोप का भी सामाजिक ढांचा था। अब इस यूरोप के सामाजिक ढांचे की बारे में बात करें या फिर मैं पूरे विश्व की बात करूं तो हम लोग अलग अलग सामाजिक ढांचे में बटे हुए हैं और इसी के बारे में हम जो है बात करेंगे। तो आप देखोगे कि मैं किसी भी देश की बात करूं, वहां की जो एक सामाजिक संरचना है, यानी कि वहां पर एक सोशल स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा, अब यहां पे याद रखना कि किसी भी देश का जो, यहां पे बहुत बड़ी बात बोली गई है कि किसी भी देश का जो सामाजिक संरचना है ना, वो वहां का जो भौतिक पर्यावरण है उसके हिसाब से होता है सर। समझो यहां पे, यानी कि समझो यहां पे बोला गया है कि जो तुम्हारे समाज की संरचना है, जैसी तुम्हारी संस्कृति है, कहीं ना कहीं भूगोल जो है, भूगोल की हम बात करें, ज्योग्राफी की हम बात करें, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। बहुत सारे मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको कि कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है, जैसे मैं बात करूं साउथ इंडिया की, आप सोच के देखो, साउथ इंडिया की हम बात करें, वहां पे गर्मी वगैरह बहुत पड़ती है, तो वहां पे सफेद कपड़े पहनने का पूरा वो उनकी संस्कृति है। आप देखोगे, आप जाओगे पहाड़ों पर, तो पहाड़ों पर लोग मोटे कपड़े पहनते हैं क्योंकि वहां पर ठंड पड़ती है सर। आप देखोगे कि जैसे हम बात करेंगे, जैसे आप जाओगे मिडिल ईस्ट में वहां पर आप देखोगे कि लोग जो है पर्दा वर्दा बहुत ज्यादा करते हैं। आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट वगैरह में, आप देखोगे क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे गर्मी वगैरह बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वहां पे लोग पर्दा करते हैं, है ना। आप देखोगे आपका जो समाज है, कहीं ना कहीं समाज की जो संरचना है, या फिर आप बोल सकते हो जैसे उस समाज की संस्कृति है, जो रहने सहने का तरीका है, वो किस पर ज्यादा निर्भर करता है, भूगोल पर। भूगोल जो है, हमारी ज्योग्राफी जो है, वो बहुत कुछ निर्धारित करती है, आपके खान पान से लेके, आपके पहनावे से लेके, है ना, आपकी जो संस्कृति है, आपके तीज त्योहार जो है, वो उन सब में कहीं ना कहीं आप देखोगे हमारा जो भूगोल है उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। क्लियर हुआ ना, ज्यादा डिटेल में जाने की इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें बोला गया है कि लेकिन समय के साथ साथ आप देखोगे कि हमारी जो सामाजिक संरचना थी, इसमें परिवर्तन आ रहे, धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे। जैसे आज के टाइम पर हम देखेंगे तो जाति प्रथा उतनी ज्यादा नहीं है प्रिवेलिंग, उतनी ज्यादा नहीं है जितनी आज से 100 साल पहले हुआ करती थी, क्योंकि अब क्या है, एजुकेशन बढ़ती जा रही है और ये जाति प्रथा जो है शहरों से तो गायब सा हो गया है, लेकिन हाँ अभी भी छोटे गांवों में, छोटे मोटे शहरों में अभी भी है। लेकिन फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि जो जाति प्रथा है वो जितनी पहले हुआ करती थी उतनी आज नहीं है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि समाज जो है बदलता रहता है ना, सामाजिक ढांचा जो है वो बदलता रहता है, समाज में जो समाज की जो संरचना है वो बदलती रहती है सर। बहुत ही बढ़िया, चलिए। अच्छा, और कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं सर, इतिहास में ये जो परिवर्तन हुए हैं, है ना, इतिहास इसी का तो विज्ञान है ना सर, इतिहास में जो ये परिवर्तन हुए हैं उसी की हम विवेचना करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। ये सारे जो परिवर्तन है उनको हम यहां पर एक तरीके से पढ़ने के लिए आए हुए हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में जो सामाजिक संरचना जो थी वो बहुत सरल थी। प्राचीन काल की बात की जा रही है, याद रखना, ये मध्यकालीन समाज की बात नहीं की जा रही। प्राचीन काल में सामाजिक संरचना सरल क्यों थी, अब ये बहुत गहरा स्टेटमेंट है। आप समझो कि प्राचीन काल की बात की जा रही है, मतलब आज से लगभग 2-3 हजार 4 हजार साल पहले उस टाइम पे क्या था, समाज बहुत सरल था। आप समझो कि समाज सरल कैसा था, लोग जंगलों में रहते थे, है ना, गुफाओं में रहते हैं, उनका मेन मोटिव यही है। कितना बढ़िया था, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, कोई गोल्स नहीं है, कोई जलन नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, गुफाओं में रहेंगे, अलग अलग छोटे मोटे कबीले हुआ करते थे, उनका डेली का यही था कि उन्हें शिकार करना है या तो शिकार बन जाना है, पेट भरना है, बस जानवर की तरह थे हम लोग। कोई इस टाइम पे आप देखोगे हमारी सामाजिक संरचना जो थी वो बहुत ही ज्यादा सरल थी, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। कुछ नहीं करना हमें, कोई समाज का बंटवारा नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई एक तरीके से शूद्र नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, सब बराबर हैं, सब एक साथ रह रहे हैं और बहुत ही सरल संरचना देखने को मिलती है। लेकिन हुआ क्या, लेकिन हुआ ये कि मध्यकाल या फिर मध्यकालीन समय की हम बात करें, मध्यकाल की हम बात करें, तो यहां पर आते आते मैंने बोला क्योंकि सामाजिक संरचना जो है वो समय के साथ साथ बदलती रहती है। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है मध्यकाल आते आते ये जो पूरा संरचना जो था, हमारे समाज की जो संरचना थी वो एक तरीके से बहुत ज्यादा जटिल हो गई। जटिल मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अब कैसे कॉम्प्लिकेटेड हुई, तो आप देखो हम अलग अलग जातियों में, है ना, जातियों में भी बहुत सारी, है ना, सब कास्ट होती है, अलग अलग जातियां, उपजातियां होती हैं। क्लियर हुआ ना। और सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, ये आपको यूरोप में भी देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में यूरोप की ही बात करेंगे। तो समझो कि भाई अगर मैं प्राचीन समय काल की बात करूं, आज से लगभग, है ना, 2000 साल 2500 साल पहले की बात करूं, तो उस समय में समाज बहुत सरल था, इतना ज्यादा बंटवारा देखने को नहीं मिलता था आपको। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समाज बदला, समाज संरचना बदली, है ना। आप देखो कि धीरे 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 कुछ लोग थे, सो कॉल्ड, इनको पुरोहित बोलते थे, पुरोहित वर्ग जो था, इसने अपने फायदे के लिए इस वर्ण सिस्टम को जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जातियां बनी, है ना, उपजातियां बनी। तो इससे हुआ कि हमारा समाज जो है बहुत बुरी तरीके से
बढ़ गया, हमारा समाज जो है बढ़ गया। एक तरीके से आप देखोगे हमारा सामाजिक ढांचा जो था वो कुछ ऐसा हो गया कि यहां पर एक ऐसा वर्ग निकल के सामने आया जिसका शोषण किया जा रहा था, और एक ऐसा वर्ग निकल के आया जो शोषण कर रहा था, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था। तो यहां पर क्या हुआ, मध्यकाल आते आते आप देखोगे, मध्यकाल आते आते समाज की जो संरचना है, सामाजिक ढांचा जो है बहुत ही ज्यादा जटिल हो गया सर। यहां पर एक तरफ शोषण कर रहे हैं लोग और दूसरी तरफ उन पर शोषण किया जा रहा है। तो एक तरीके से कुछ ऐसी क्लास आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आपने सुना और पढ़ा होगा आपने, है ना, यूरोप में फ्रांस की हम बात करें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने पढ़ा होगा कि 3 अलग अलग स्टेट्स थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट की हम बात करें उसमें पादरी वर्ग होता था, है ना, चर्च। सेकंड की हम बात करें इसमें एलीट क्लास के लोग थे, और थर्ड में बाकी के बचे हुए लोग थे। तो एक तरीके से आप देखोगे टैक्स का बर्डन किस पर था, थर्ड स्टेट पर था। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यहां पर जो समाज बटा, इसमें आपको एक वर्ग ऐसा देखने को मिलेगा जिसका शोषण हो रहा है सर, जिसको बहुत परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, इसको प्रताड़ित किया जा रहा है, और एक ऐसा वर्ग देखने को मिलेगा जो मजे ले रहा है आराम से, है ना। यह आपको आज भी दिखता है, ये एक तरीके से आपको आज भी आपको कई जगह पर दिखने को मिलता है कि कुछ ही जो लोग हैं वो संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, और मैक्सिमम जो लोग हैं वो एक तरीके से आप देखोगे उन पर शोषण किया जा रहा है। लेकिन शोषण करने का तरीका बदल गया है, शोषण करने का जो तरीका है वो बदल गया है, लेकिन सारी की सारी जो चीजें हैं वो वैसी की वैसी हैं। समझ में आया ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम यूरोप की बात करेंगे एंड उसके बाद विल टॉक अबाउट भारत, है ना। हम लोग भारत के बारे में बात करेंगे। अगर मैं यूरोप के बारे में बात करूं तो यूरोप, याद रखो, बच्चे बहुत गलती कर देते हैं सर, यूरोप कौन सा देश, देश नहीं है यूरोप। यूरोप एक तरीके से कॉन्टिनेंट है। उस कॉन्टिनेंट पे आपको बहुत सारे जो देश हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो मैं पूरे ही यूरोप की बात करूं तो उस टाइम का जो यूरोप था, मैं मध्यकालीन यूरोप की बात कर रहा हूं। यहां पर इसको ना एक तरीके से क्या बोलते थे, एक तरीके से आप अंधकार का युग बोलते थे यूरोप में। क्यों? क्योंकि इस समय आप देखोगे कि यूरोप की हम बात करें तो यूरोप बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था उस टाइम की। अगर हम बात करें, यूरोप बहुत ज्यादा पिछड़ गया था, अंधविश्वास भरे हुए थे, है ना, धर्म के नाम पर लोगों को मार दिया जाता था, है ना, टॉलरेंस नाम की चीज नहीं थी। समाज जो है पूरी तरह से जो है बटा हुआ था, जिसमें आप देखोगे जो कमजोर वर्ग है उसका शोषण किया जा रहा है सर। दास प्रथा चला करती थी, गुलामों को खरीदा बेचा जाता था। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ये ऐसा बोला जाता है, आज यूरोप जो तुम्हें इतना विकसित दिखाई देता है ना, यूरोप के देश इतने अमीर हैं, बाद में इन्हीं देशों ने, यही यूरोप के देशों ने हम भारत जैसे देशों को गुलाम बनाया था। तो एक तरीके से आप देखोगे मध्यकालीन समय की हम बात करें, आज से लगभग 1000 साल 1500 साल पहले की मैं बात करूं, तो ये लोग क्या थे, ये लोग बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे सर। ये लोग बहुत ज्यादा पिछड़े थे, और इनकी जो सामाजिक संरचना जो थी वो कुछ इस प्रकार थी कि यहां पर गरीबों का या फिर जो कमजोर वर्ग है उसका शोषण किया जा रहा था सर। और फिर मैं भारत की बात करूं तो भारत भी पीछे नहीं था सर, है ना। भारत में आप देखोगे कुछ अलग अलग बदलाव हुए मध्यकाल में। हमारे सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि जो इस्लामिक शासन जो है वो भारत में शुरू हो गया था। आप देखोगे ऐसा बोलते हैं इसको, सल्तनत पीरियड बोलते हैं। मुगल्स आए, है ना, मुगल से पहले आप देखोगे अलग अलग सुल्तान आए, है ना, इल्तुतमिश की हम बात करें, है ना, फिर आप देखोगे खिलजी डायनेस्टी की हम बात करें, तुगलक्स की हम बात करें, अलग अलग। और इस टाइम पीरियड में भारत में भी आपको बहुत ज्यादा विदेशी आक्रमण देखने को मिलेंगे। जितने भी विदेशी आक्रमण होते थे वो कहां से होते थे सर, तो आप देखोगे मध्य एशिया जो है हमारा, मिडिल ईस्ट की हम बात करें, यहां से ही सारे इराक, ईरान, अफगानिस्तान, इधर से ही आप देखोगे सारे के सारे जो अटैक्स होते थे वो इधर से ही होते थे। क्लियर हुआ ना? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यानी कि आप देखोगे यूरोप और भारत, इन दोनों के बारे में हम जो बात करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट क्या, लेट्स टॉक अबाउट यूरोप, है ना। तो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखोगे यूरोप में जो मध्यकालीन समाज था, समाज का ढांचा कैसा था, सामाजिक ढांचा कैसा था, इसकी पूरी जो संरचना थी वो कैसी थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आप देखोगे मध्यकाल में आप देखोगे यूरोप में जो स्त्रियां थी, जो कृषक वर्ग था, यानी कि जिन पर शोषण किया जाता था, इनकी क्या स्थिति थी। उसके बाद सर हम भारत की बात करेंगे, और भारत में जो समाज है, भारत का जो समाज है, भारत का जो कृषक वर्ग है, भारत की जो स्त्रियां हैं, है ना, भारत के जो व्यापारी हैं, कारीगर हैं, इन सब की हम जो है बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे जो 4 टॉपिक्स हैं इस पूरे चैप्टर में जो हम कवर करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे सर, सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोपीय समाज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम यूरोपीय समाज के बारे में बात करेंगे, ठीक है सर, बहुत ही बेहतरीन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूरोपीय समाज, तो ये 3 वर्गों में बटा हुआ है। या मतलब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो तुम कि पूरे यूरोप का समाज जो है, ये खैर जातियों में नहीं बटे हुए थे, लेकिन हाँ, ये एक तरीके से आप देखोगे आर्थिक ढांचा इनका अलग था, है ना। उसके आधार पर आप देखोगे ना कि एक तरीके से एक पादरी वर्ग है सर। आर्थिक ढांचे की हम बात करें, एक तरीके से हम सामाजिक ढांचे की बात करें, हाँ, सामाजिक ढांचा ज्यादा बोलना सही रहेगा। सामाजिक ढांचा जो था यहां पर, ये जातियों में तो नहीं बटे हुए थे, लेकिन आप देखोगे फिर भी ये अलग अलग हिसाब से बटे हुए हैं। एक तरफ आपको सबसे ऊपर दिखाई देता है पादरी वर्ग। पादरी वर्ग, ये पादरी वर्ग कौन है सर, तो जैसे आप थोड़ा सा कंपेयर के लिए बताऊं, अगर तुम्हें थोड़ा सा इजी
ये चीज देखनी है, इसको कंपेयर करना है, तुलना करनी है, तो भारत से देख लो। भारत में आपको सबसे ऊपर अपने आप को कौन बोला करते थे? ब्राह्मण्स, कि हम सबसे ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ये यूरोप के ब्राह्मण्स है, ठीक है ना, ये यूरोप के ब्राह्मण्स है, पादरी वर्ग है, इनका काम है पूजा पाठ करने का। और ना सिर्फ पूजा पाठ करने का, आप देखोगे ये राजाओं को परामर्श भी दिया करते थे, एडवाइस भी दिया करते थे। अपने पास में बड़ी बड़ी जागीरें, जमीनें होती थी इनके पास में, और छोटे मोटे सामंत वगैरह को ये लोन वगैरह भी, पैसे वैसे उधार भी देते थे। तो ये बहुत ही पावरफुल थे, है ना, बहुत ही पावरफुल थे। और ये और राजा मिलकर क्या करते थे? ये और राजा मिलकर गरीबों का शोषण करते थे। क्लियर हुआ ना? चलिए, बहुत अच्छी बात। फिर आता है हमारा सामंत वर्ग। ये बहुत ही, आप बोल सकते हो, अगर मैं बात करूं सामंतवादी, इस वर्ग की वजह से सब कुछ हुआ है भाई। ये एक तरीके से एक ऐसा वर्ग था जो कि सबसे ज्यादा संपत्ति पर कब्जा करके बैठा हुआ था, और इनको ताकत कहां से मिलती थी? तो राजा से। आप देखोगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर सबसे ज्यादा शोषण किसका किया जाता था? तो शोषण किया जाता था भैया हमारा सामान्य जन का। इसमें सब लोग आ जाते थे, गरीब लोग, है ना, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो आ जाते थे सर। फिर यहां पर आपको किसान, कारीगर, ये सब जो है आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो ना? फिर आप देखोगे इसमें भी आपको सबसे नीचे कौन दिखता है? दास दिखते हैं भाई। अब इनके पास तो बिल्कुल आजादी थी ही नहीं, कोई भी इनके पास राजनीतिक अधिकार नहीं हुआ करते थे। तो इस तरीके से आप देखोगे समाज जो है कुछ ऐसा बटा हुआ था। अगर मैं बात करूं, यहां पर वही बोला गया है, अगर मैं ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है कि ये जो समाज है वो 3 वर्गों में बटा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या थी? दिक्कत वाली बात यह थी, जैसे हमारे भारत देश में बोला जाता है कि तुम जिस जाति में पैदा हो गए वो जाति बदल नहीं सकती, है ना, जाति वो है जो कभी नहीं जाती, ऐसा बोला जाता है। बहुत ज्यादा फेमस स्टेटमेंट है। जाति क्या है? जाति वो है जो कभी नहीं जाती। ऐसे आप देखोगे यहां पर भी यही बोला जाता था कि ये जो विभाजन हुआ है सर, ये जो समाज में अलग अलग हम वर्गों में बटे हुए हैं, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, तो ये किसकी इच्छा से है? तो ये लोग बोलते थे, ये जो कुलीन, ये जो पादरी वर्ग है, ये ऐसा बोलता था कि भाई ये एक तरीके से ईश्वर की इच्छा से हुआ है सर। अगर तुम किसी कुलीन वर्ग में पैदा हुए हो तो एक तरीके से क्या है? एक तरीके से आप देखोगे ईश्वर की इच्छा है। अगर तुम गरीब वर्ग में पैदा हुए हो, अगर तुम एक ऐसे वर्ग में पैदा हुए हो जिसका शोषण किया जाता है, तो वो भी क्या है सर? वो भी एक तरीके से ईश्वरी इच्छा से हुआ है सर। यानी कि सारी जो संरचना है, ये सारा जो विभाजन है, वो एक तरीके से आप बोल सकते हो ईश्वरी इच्छा के ऊपर आधारित है। बहुत ही बढ़िया। चलिए, और आप देखोगे यहां पर यह भी बोल दिया जाता था कि जैसा वर्ग, आप जिस वर्ग में पैदा हुए हो, है ना, भगवान की क्योंकि इच्छा है, आप भगवान के खिलाफ जा नहीं सकते, तो आपके पास जो है उसमें आप संतुष्ट रहिए, उसमें आप सेटिस्फाइड रहिए। तो ऐसा कुछ जो है यहां पर एक गोली दे दिया करते थे बेचारे गरीब लोगों को। और गरीब लोग, और कम से कम हजारों सालों तक हुआ है भाई। आप देखोगे ये कब तक हुआ है? टिल 17-18 सेंचुरी तक ये हुआ है भाई, बढ़िया तरीके से हुआ है। फिर उसके बाद आप देखोगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह हुआ। आपको लग रहा होगा सर बीच बीच में लोगों ने कोई क्रांति नहीं लाए, बिल्कुल लाए, लेकिन इन क्रांतियों को दबा दिया गया। समझो, ये जो वर्ग था, ये दोनों वर्ग जो देख रहे हो ना, ये दोनों मिलकर किसका करते थे? शोषण। ये दोनों मिलकर आप देखोगे तीसरे वर्ग का शोषण करते थे। तो ये 1000 सालों तक चला, अच्छा खासा 1000-1200 सालों तक ये चलता रहा, टिल, है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसके बाद आपको बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। चलिए ठीक है, आई होप आपको अभी तक जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से जो है समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? हाँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्वोच्च श्रेणी, यानी कि सबसे पहले हम पादरी वर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम पादरी वर्ग के बारे में बात करें, एक तरीके से आप बोल सकते हो ये पंडित जी हुआ करते थे, ब्राह्मण हुआ करते थे यूरोप के, और इनका सबसे बड़ा काम क्या था कि ये चर्च के मालिक थे। चर्च के मालिक इन द सेंस चर्च से संबंधित। चर्च क्या होता है भाई? एक गिरजाघर होता है, जहां पर जैसे हम मंदिरों में पूजा करते हैं हिंदू लोग, है ना, मुस्लिम लोग की हम बात करें, ये कहां पर पूजा करते हैं? मस्जिद में पूजा करते हैं। सिखों की हम बात करें, गुरुद्वारे में पूजा करते हैं। ऐसे आप देखोगे जो ईसाई लोग होते हैं, क्रिश्चियंस जो होते हैं, वो एक तरीके से कहां पूजा करते हैं सर? तो वो एक तरीके से गिरजाघर जो उनके होते हैं, चर्च जो होते हैं, वहां पर पूजा करते हैं। अब इस चर्च का पंडित कौन है? तो ये है भाई, ये पादरी है, ये पादरी है सर, है ना, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप देखोगे कि यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? इनके समाज में सबसे शीर्ष स्थान पर किसको रखा गया है? तो पादरियों को रखा गया है। पादरियों का जो वर्ग था वो सबसे सर्वोच्च था सर। बहुत ही बढ़िया। आप ऐसे कुछ मान सकते हो जैसे हमारे भारत में ब्राह्मण्स को सबसे ऊपर माना गया था, ऐसे ही आप देखोगे यहां पर पादरी वर्ग को जो है सबसे ऊपर माना गया था। बहुत ही बढ़िया। और याद रखना, कहीं ना कहीं यूरोप के समाज को, है ना, पूरे यूरोप के समाज को बदलने में, या फिर आप बोल सकते हो जो भी समाज में चीजें चल रही थी उस टाइम पे, जो भी कुरीतियां चल रही थी, जो भी अंधविश्वास चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं किसका योगदान था सबसे ज्यादा? कहीं ना कहीं चर्च का बहुत बड़ा योगदान था। बहुत ही बेहतरीन। चलिए, अगर मैं चर्च की बात करूं तो आप देखोगे चर्च, इनके पास, क्योंकि राजा जो होता था, राजा एक बहुत बड़ा जो राजा है, क्योंकि राजा को एक तरीके से क्या बोले, उस समय पे आप देखोगे ना, एक तरीके से दैवीय सिद्धांत चलता था कि जो ईश्वर है उसने राजा को चुनकर भेजा है। तो अगर तुम अपने राजा की बात नहीं मान रहे तो इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं अपने ईश्वर का तिरस्कार कर रहे हो। क्लियर हो? तुम अपने ईश्वर की इंसल्ट कर रहे हो। और कहीं ना कहीं ये बात बोलता कौन था? ये बात बोलते थे चर्च के लोग। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये और राजा, यानी कि राजा
राजा जो होता था वो हमेशा इनसे ही परामर्श लिया करता था, इनसे ही एडवाइस लिया करता था। और बदले में क्या मिलता था? बदले में जब राजा खुश होता था, क्योंकि राजा को ऐसा लगता था ये जो लोग हैं ये सीधे जो है भगवान के भेजे गए दूत हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इनकी सेवा करेंगे। तो आप देखोगे कि राजा वगैरह जो होते थे ना, बड़ी बड़ी जमीनें जो है, बड़ी बड़ी जमीनें जो है वो चर्च को दे दिया करते थे। बड़ी बड़ी जमीनें, जागीरें हुआ करती थी, मतलब चर्च के पास इतना पैसा था, इतना पैसा था, पूरे के पूरे गांव, 100 गांव जो है इनको दे दिए जाते थे। और इन गांव पे कंट्रोल इन चर्च वालों का होता था। मतलब एक तरीके से उस टाइम पर लोग बहुत ज्यादा धार्मिक थे, और एक तरीके से धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चर्च को या फिर पादरी वर्ग को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। जैसे सेम आप भारत से कंपेयर कर लीजिए, भारत से आप कंपेयर कर सकते हो सर, क्लियर हुआ? चलिए, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं ये बड़े बड़े भूस्वामी भी हुआ करते थे, है ना, और जो भी भूमि से जो आय प्राप्त होती थी, क्योंकि उस भूमि पर खेती भी होगी, किसान खेती करेगा, कमा के देगा, तो जो भी पैसा वैसा आएगा, जो भी आय आएगी, वो क्या करेंगे सर? बहुत बड़ी समस्या थी, ये अपने निजी हितों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये परमिशन मिली हुई थी इन्हें, बहुत बड़ी बात है ना। कुछ तो यहां पे पादरी ऐसे हुआ करते थे, इतने अमीर थे, इतने पैसे वाले थे, ये छोटे मोटे सामंतों को पैसा वैसा दे दिया करते थे उधारी पे। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यूरोप के समाज में ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली वर्ग था, पादरी वर्ग, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, राजा को राजा भी बोल सकते हो, लॉर्ड बोल सकते हो, आप देखोगे लॉर्ड, है ना, सामंत बोल सकते हो, है ना। और आप देखोगे राजा थे, जो लॉर्ड थे, जो छोटे मोटे बड़े सामंत हुआ करते थे, वो भी कहीं ना कहीं इनसे परामर्श या फिर एडवाइस लिया करते थे। और ये भी यहां पर लिखा हुआ है, कर्ज भी लेते थे, जब इनको पैसे वैसे की जरूरत पड़ती थी तो एक कर्ज भी दिया करते थे। बहुत ही बेहतरीन। चलिए, कुछ ऐसा सिस्टम इन्होंने बना रखा था। अच्छा ठीक है, अब यहां पर भी क्या था सर, यहां पर भी आपको एक अलग ढांचा देखने को मिलता है, यहां पर भी आपको एक अलग विभाजन देखने को मिलता है। पादरी वर्ग में भी आप देखोगे एक उच्च पादरी होते थे और एक जो है एक तरीके से छोटे मोटे पादरी होते थे। जो उच्च पादरी होते थे, ये इनको बिशप भी बोलते थे। आप देखोगे ये बढ़िया अमीर थे, बहुत बड़े बड़े पादरी हैं, ये अमीर हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं सर, अच्छे खासे जो रेशमी वस्त्र हैं, जिनका निर्यात जो है वो भारत से हुआ करता था। आप देखोगे, है ना, रेशमी वस्त्र की हम बात करें, और महंगे महंगे जो रत्न हैं वो पहनते थे। मतलब एक तरीके से बढ़िया लाइफ चल रही थी इनकी, फुल टू बढ़िया मजे में थे ये लोग, ठीक है ना। देख रहे हो ना, ये देखो एकदम रेशमी वस्त्र है ना, आभूषण पहने हुए हैं, एकदम लग रहे हैं कि हाँ भाई कोई तो है बंदा है, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। आगे हम बात कर लेते हैं, फिर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं छोटे पादरी के बारे में। देखो, ये तो हमारे बड़े पादरी हो गए, है ना। अब छोटे पादरियों के बारे में बात करें तो आप देखोगे, जो अब समझो कि एक तो बहुत बड़ा शहर है, बड़े शहर में कोई चर्च होगा तो ऑब्वियसली उसका पादरी होगा, बहुत बड़ा होगा। लेकिन भैया गांव भी तो होते हैं, छोटे मोटे गांव हैं, तो इन छोटे मोटे गांव में ऑब्वियसली हर गांव में आपको एक चर्च देखने को मिलेगा। जैसे आपको हर एक गांव में मंदिर देखने को मिलता है, वैसे ही आपको हर एक गांव में चर्च भी देखने को मिलेगा। तो आप देखोगे ये जो छोटे मोटे पादरी होते थे, ये एक तरीके से गांव के पुजारी होते थे, गांव के ये गिरजाघरों में जो है पूजा वूजा करते थे, है ना। और याद रखना, ये कोई अलग से नहीं थे, ये एक तरीके से साधारण किसान हुआ करते थे, है ना। और ये पढ़े लिखे भी नहीं थे, मतलब इनको जो ठीक से वो जो लैटिन भाषा है वो भी नहीं आती थी, इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे। अगर आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं तो जो बड़ा बिशप है, जो बड़ा पादरी है, वो तुम्हें एक तरीके से क्या बना देगा, एक तरीके से तुम्हें जो है छोटा मोटा पादरी बना देगा। आप देखोगे कि ये किसान थे या फिर कुछ छोटे मोटे सामान बना रहे हैं सर, है ना। इनके जो छोटे मोटे सामान वगैरह बनाते हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो इनके पुत्र वगैरह हुआ करते थे। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ना तो ये अधिक पढ़े लिखे थे, ना ही इनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी। और आप देखोगे इनको लैटिन भी पढ़ना नहीं आती थी, है ना। लैटिन जो भाषा थी उस टाइम पर, जो यूरोप की प्रमुख जो भाषा हुआ करती थी लैटिन भाषा, वो भी इनको नहीं पढ़ना आती थी, ठीक है सर। और एक तरीके से ये अपना जीवन बड़े बिशपों की तरह जो है व्यतीत नहीं करते थे। ये एक तरीके से नॉर्मल किसानों, नॉर्मल जो जिंदगी जी रहे हैं, नॉर्मल जो लोग रहते हैं, साधारण जो लोग रहते हैं किसानों की तरह जो जीते हैं, वैसी जो है अपनी जिंदगी बिताते थे, क्लियर हुआ। लेकिन हाँ, याद रखना, जब भी कोई सेरेमनी होती थी, जब भी कोई, है ना, रिचुअल्स होते थे, कुछ भी XYZ कुछ भी हुआ करता था, जैसे विवाह की हम बात करें, किसी का जन्म हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो आपने देखा होगा जब किसी की मृत्यु होती है, जन्म होता है ना, कुछ भी होता है, तो पंडित जी को बुलाते हो ना तुम, हाँ, तो इनको बुलाया जाता था। सारी देखो, सारी चीजें एक जैसी हैं, सारी आप अगर आप सब सारे सिस्टम को ठीक से देखोगे ना, ये सारी की सारी चीजें आपको एक जैसी देखने को मिलती हैं। बस लोग बदल जाते हैं, समय बदल जाता है ना, लेकिन सारी की सारी चीजें में आपको बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज दिखाई देंगी, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब यहां पर बोला जा रहा है कि हमारा अगेन हम बात करें कि जैसा हमारे देश में भी आप देखोगे ना, बहुत सारा पुरोहित वर्ग ऐसा था जो भ्रष्ट हो चुका था। यहां पर भी आपको ये सेम बात देखने को मिलती है, जो इनके जो पुरोहित वर्ग था, इसमें कुछ पादरी जो थे वो बहुत ज्यादा भ्रष्ट थे सर, है ना। चर्च की जो संपत्ति थी उसमें उसको बेच दिया करते थे, जुआ खेलते थे, चर्च के अंदर शराब पिया करते थे। तो ये सारी, शराब का तो खैर चलन था इनमें, वाइन वगैरह पीते हैं लोग, बट हाँ, जुआ वगैरह खेलना, गलत काम करना, चर्च की जो भी संपत्ति है उसको उठा के बेच देना, तो ये सारे काम जो है उस टाइम पर खूब अच्छे से प्रचलित थे, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अच्छा,
उस टाइम पर आपको हम क्या बोलते हैं सर, ये जो हमारा मध्यकालीन यूरोप जो था, इसको एक अंधकार का युग बोलते हैं। अब इसके पीछे का कारण ये है, एक तो उनका सामाजिक जो ढांचा है बहुत ज्यादा क्या है, जटिल है सर, है ना। एक ऐसा वर्ग है, एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग जो है 90% लोगों का शोषण किया जा रहा है, और 90% लोगों का शोषण कर कौन रहा है, वो 10% लोग कर रहे हैं, ठीक है सर। इसके अलावा आप देखोगे यहां पर अंधविश्वास भी बहुत फैले हुए थे, है ना। किसान, है ना, आप देखोगे यहां पे बिच हंटिंग के नाम पे औरतों को जला दिया जाता था, बहुत सारी दिक्कतें थी सर, है ना। धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलोगे, कुछ सेंसिबल चीजें बोलोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, विज्ञान के लिए कुछ बोलोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो लोगों के अंदर एक तरीके से असहिष्णुता बहुत ज्यादा थी, या फिर इनटॉलरेंस बहुत ज्यादा था, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए बहुत ही बेहतरीन, आगे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, किसानों के बारे में बात कर लेते हैं। किसान का मानना ऐसा था, जैसे आज भी आप देखते हो ना कि बहुत ज्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है भाई, लोग कुछ भी मानने लगते हैं। आप भी आज जैसे गांव में जाओगे तो आपको ऐसे अंधविश्वासी लोग आज भी दिख जाते हैं, उस टाइम पर भी थे सर। तो किसान जो थे उनका मानना ऐसा था कि भाई जो चर्च की घंटी होती है ना, उससे क्या होता है, उससे जो तूफान है, भूत प्रेत जो है ना, उनसे रक्षा होती है। इन घंटियों का इस्तेमाल किस लिए और किया जाता था, जब भी युद्ध वगैरह होता था तो युद्ध से पहले जैसे सेना आक्रमण कर रही है तो पहले से ही आगाह करने के लिए आप देखोगे घंटी वंटी बजा दी जाती थी, ताकि लोगों को पता लग जाए। और कुछ लोग ऐसा मानते थे घंटी बजाने से भूत प्रेत भाग जाते हैं और ये तूफान वगैरह नहीं आते सर, है ना, याद रखो। अच्छा, अब दूसरे यहां पे बोला गया है कि एक बैप्टिज्म होता है। बैप्टिज्म को क्या बोलते हैं, एक तरीके से आप देखोगे ना, जैसे आपने देखा होगा, जैसे घर में आप जाते हो तो गंगा जल वगैरह छिड़क देते हैं, तो आप यहां पर भी आप देखोगे कि यहां तो पानी में डुबाया जाता है। बैप्टिज्म में ईसाई धर्म में होता है, या तो पानी में, एक तरीके से सेरेमनी, एक आप बोल सकते हो इसकी इंपॉर्टेंट जो सेरेमोनियल है, एक तरीके से इनकी एक परंपरा है। इसमें क्या होता है, चीजों को पवित्र किया जाता है, या फिर ईसाई धर्म में माना जाता है। जैसे हमारे अगर मैं बात करूं हिंदू धर्म की, तो यहां पर ऐसा बोला जाता है गंगा जी में नहा लोगे पवित्र हो जाओगे, तो इनमें भी सेम ऐसा ही कुछ होता है, इसको हम बैप्टिज्म बोलते हैं। तो एक तरीके से आप देखोगे जब भी कोई फसल वगैरह आती है तो उस पर, है ना, पानी का छिड़काव किया जाएगा, है ना, शुद्ध करने के लिए। आप देखोगे सिन जितने भी पाप वगैरह है उनको धोने के लिए आप देखोगे पूरा पानी में डुबोया जाता था। तो ये सब प्रैक्टिस चला करती थी, जिसको हम बैप्टिज्म बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, क्लियर हो ना। हाँ, और ये जल जो हुआ करता था, इसको हम एक तरीके से ये लोग फसलों पर भी छिड़का करते थे ताकि वो शुद्ध हो जाए, ठीक है सर, बहुत ही बेहतरीन। आगे हम बात करें, चलिए, तो आपको कुछ ऐसे बैप्टिज्म दिखाई देता है ना, ये आपको एक बर्तन दिख रहा है, इसमें जैसे बच्चा वगैरह पैदा हुआ तो एक तरीके से क्या करेंगे, इसको डुबाया जाएगा, है ना, इसको पवित्र किया जाएगा, ठीक है सर, बहुत ही बेहतरीन। आगे हम बात कर लेते हैं सर, अब थोड़ा सा दूसरे वर्ग के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है, सामंत वर्ग, है ना, एक तरीके से आप बोल सकते हो फ्यूडल लॉर्ड्स बोलते थे हम, है ना, फ्यूडलिज्म भी बोलते हैं हम इसको। अच्छा, अब हुआ क्या था, ये जो वर्ग था ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। कभी कभी तो ये जो सामंत हुआ करते थे खुद राजा बन जाया करते थे। आप देखोगे कि इनका काम क्या था, ये शासक वर्ग में से एक था। अब समझो, यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, यहां पे स्ट्रक्चर कैसा था, आप समझो, अगर समझोगे आप तो आपको पता चलता है कि देखो, एक राजा है जो कि बहुत ताकतवर है। अब ये जो राजा है सर, ये बहुत ताकतवर है सर, ये बहुत ताकतवर राजा है सर। आप समझो, इसका बहुत बड़ा साम्राज्य है सर, इसका बहुत बड़ा साम्राज्य है सर, लाखों स्क्वायर किलोमीटर में इसका साम्राज्य फैला हुआ है। अब इस साम्राज्य में आप देखोगे अलग अलग आपको प्रांत दिखाई देते हैं सर, अलग अलग आपको प्रांत दिखाई देते हैं, अलग अलग आपको प्रोविंसेस दिखाई देते हैं सर, बहुत सारे प्रोविंसेस हैं, है ना। अब राजा जो है वो अकेला क्या नहीं कर पाएगा सर, अब राजा जो है वो अकेला नहीं संभाल पाएगा ना सब कुछ, तो राजा क्या करेगा, राजा जो है आप देखोगे हर जगह पर, है ना, फ्यूडल लॉर्ड्स को जो है अपॉइंट कर देगा, एक तरीके से इनको अपॉइंट करेगा सर, है ना, एक तरीके से अपॉइंट करेगा इनको। अब यहां पर क्या हुआ सर, यहां पर अलग अलग आपको जो है लॉर्ड्स दिख रहे हैं सर, सामंत, है ना, क्लियर हुआ। अब क्या होगा, ये सामंत जो होगा इस पूरी जागीर पर जो है कंट्रोल करेगा सर, इस पर, यहां पर जो भी टैक्स वगैरह आएगा वो राजा के पास भी जाया करेगा, है ना, क्लियर हुआ। ये जो टैक्स वगैरह यहां से जो भी कलेक्ट किया जाएगा तो किसके पास जाएगा सर, राजाओं के पास जाएगा। याद रखना कि ये एक क्या है, ये सामंत है। अब सामंत के अंदर भी छोटे मोटे सामंत हुआ करते थे, क्यों, क्योंकि एक एक प्रांत बहुत बड़ा हो सकता है सर, तो ये सामंत भी एक प्रांत को संभाल नहीं सकता, तो इसके अंडर में भी आप देखोगे छोटे मोटे सामंत हुआ करते थे, है ना, जो किसको रिपोर्ट करते हैं, ये छोटे मोटे सामंत जो होंगे वो किसको रिपोर्ट करेंगे, इसको, है ना, ये सामंत किसको रिपोर्ट करेगा भाई, राजा को। तो कुछ एक ऐसा सिस्टम बना हुआ था, ये कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ था। याद रखना, इन सामंतों का जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी जिंदगी में सीधा सीधा क्या था सर, सीधा सीधा इंटरफेरेंस था, सीधा सीधा दखलंदाजी थी। एक तरीके से आप देखोगे कि यूरोप के समाज में, अगर मैं निजी चीजों की भी बात करूं तो निजी चीजों में भी आप देखोगे कि सीधा सीधा किसकी भागीदारी होती थी, इन सामंतों की। मतलब तुम बिना पूछ के शादी भी नहीं कर सकते, बिना पूछ के कहीं जा भी नहीं सकते, जो भी तुम्हारे घर में निर्णय लिया जाएगा उसमें आप देखोगे आपको अपने सामंतों से ही पूछ के लेना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये सिस्टम इतना ज्यादा जटिल हो गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो आप देखोगे इस सामंत वर्ग ने जितना शोषण किया है गरीब लोगों का, उतना शायद किसी ने नहीं किया होगा। ये जितनी भी आपको प्रथाएं दिखती हैं, इनमें सामंतवादियों का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने अपने फायदे के लिए पता नहीं क्या क्या किया होगा, सिर्फ अपने फायदे के लिए, है ना। और इनकी चर्च के साथ में साठगांठ होती थी, चर्च के साथ में साठगांठ हुआ करती थी, और आराम से चर्च वालों के साथ मिलकर क्या करते थे सर, ये जो गरीब लोग हैं, जो तृतीयक वर्ग के लोग हैं, इनका शोषण किया करते थे। बेटा समझ लो, इतना डिटेल में कोई बताता नहीं है,
कहानी की तरह पढ़ो, बस मजा आएगा, तभी तो मेरा फेवरेट चैप्टर है लेके आया हूं मैं, ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए बहुत ही बेहतरीन। वैसे इतना टाइम लगाता नहीं हूं मैं, लेकिन फिर मैंने सोचा बता देता हूं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, तो यहां पे वही लिखा हुआ है, अगर मैं बात करूं यूरोप में, तो यूरोप के समाज के बारे में बात करूं तो एक वर्ग था जिसको हम शासकीय वर्ग बोलते थे, जिसका शासन हुआ करता था, जिसका मुख्य कार्य न्याय और रक्षा करने का था। जैसे हमारे देश में, आप थोड़ा सा कंपेयर कर लो समझ में ना आए, हमारे देश में ब्राह्मण्स की हमने बात कर ली, यानी कि पादरी वर्ग की बात कर ली, फिर दूसरा जो वर्ग था जो सबसे शक्तिशाली हुआ करता था, जिसको शासन करने का, रक्षा करने का अधिकार मिलता था, वो कौन था सर? क्षत्रिय थे। तो यहां पर आप देखोगे कि जो सामंतवादी जो वर्ग है हमारा, तो इनका काम भी यही है सर, शासन करना, न्याय करना और रक्षा करना सर। अच्छा, आप देखोगे कि भूमि की अगर हम बात करें, भूमि पर इनका अधिकार होता था। बहुत सारी भूमि चर्च के पास थी और बहुत सारी जो भूमि थी वो इनके भी पास हुआ करती थी। जो बड़े बड़े भूस्वामी हैं उनको क्या बोलते थे सर? बड़े बड़े जो भूस्वामी हैं इनको सामंत भी बोल सकते हो, है ना, इनको लॉर्ड भी बोल सकते हो, काउंट भी बोल सकते हो, है ना। और ये बड़ी बड़ी जागीरों पर जो है एक तरीके से कंट्रोल करके रहते थे। मैनर बोलते थे इसको, एक तरीके से एक बार देख लेना, चेक कर लेना, हाँ मैनर बोलते थे इसको, क्लियर हो? हाँ, मैनोर 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 बोल लो, मैनर बोल लो, एक ही बात है। हिंदी में थोड़ा सा अलग आता है, इंग्लिश में अलग आता है। तो इनकी बड़ी बड़ी जागीरें होती थी और इन जागीरों पर जो है कंट्रोल करते थे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, याद रखना बचपन से इनको युद्ध विद्या सिखाई जा रही थी, युद्ध विद्या सिखाई जा रही है सर। इनको शिकार सिखाया जा रहा है, आखिट बोलते हैं, शिकार सिखाया जा रहा है, घुड़सवारी सिखाई जा रही है। आप देखोगे इन्हीं लोगों में से कुछ जो लोग होते थे वो बाद में नाइट भी बनते थे। नाइट क्या होता है मैं बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा, पूरा बताऊंगा नाइट क्या होता है। योद्धा होते थे और इनका काम ही होता था युद्ध लड़ने का। तो इन्हीं में से आप देखोगे बहुत सारे जो लोग थे वो अपने बच्चे को नाइट बना दिया करते। तो नाइट की उपाधि के लिए भी आपको जो है बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते थे। तो समझो, पहले इतना समझो कि इनको बचपन से ही आप देखोगे युद्ध विद्या, क्योंकि देखो पैसा बहुत ज्यादा है, जमीनें बहुत ज्यादा है, कुछ करने की जरूरत है नहीं, तो ये पूरे, है ना, अपनी उम्र पर युद्ध विद्या सीख रहे हैं सर, है ना। ये एक तरीके से आप देखोगे शिकार सीख रहे हैं सर, घुड़सवारी सीख रहे हैं, तो अलग अलग चीजें सीख रहे हैं सर, ठीक है सर। अच्छा, अब थोड़ा सा हम सामंती व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसी किस तरीके से पूरी व्यवस्था चल रही थी। सबसे ऊपर कौन आएगा सर? राजा आएगा। अब राजा क्योंकि एक है ना, और उसका राज्य बहुत बड़ा, उसका साम्राज्य बहुत बड़ा है, तो वो राजा के लिए संभाल नहीं सकता। तो क्या करेगा वो अपने अंडर में बहुत सारे जो फ्यूडल लॉर्ड्स है ना, लॉर्ड्स बोल लो, काउंट बोल लो, इनको अपॉइंट करेगा। आप देखोगे राजा क्या करेगा, राजा भूमि जो है वो बड़े बड़े जो सामंत हैं, बड़े बड़े जो लॉर्ड्स हैं, बड़े बड़े काउंट जो है वो इनको दे दिया करेगा, उनको बांट देगा, है ना। अब ये जो बड़े बड़े सामंत हैं, अब ये तो बहुत बड़े, अब क्योंकि एक जो हमारा पूरा प्रांत है वो प्रांत भी बहुत बड़ा हो सकता है, तो हो सकता है कि ये बड़ा सामंत जो है ये अकेले उस प्रांत को ना संभाल पाए, तो ये बड़ा सामंत भी अपनी जमीन को जो छोटे मोटे सामंत हैं उनको बांट देगा। समझ रहे हो ना पूरा? मैंने जैसे आपको ये पूरा बताया ना कि एक ये राजा है, इसने अपनी जमीन सामंतों को दे दी, है ना, ये बड़े बड़े सामंत हैं, लेकिन हो सकता है कि वो जो प्रांत है उसमें वो बहुत बड़ा प्रांत हो, तो ये शायद सामंत ना संभाल पाए, तो ये अपने अंडर में छोटे छोटे सामंतों को रखेगा। ये छोटे मोटे जमींदार होंगे, क्लियर हुआ ना? मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, क्लियर हुआ? चलिए, अब होगा क्या? अब होगा ये कि छोटे मोटे जो सामंत है इनको जो है बड़ा सामंत जमीनें दे देगा, ठीक है सर, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, जो भी हमारे छोटे मोटे सामंत हैं या फिर जो छोटे मोटे भूस्वामी हैं, उनको अपने बड़े भूस्वामियों को सैनिक सेवा भी प्रदान करनी पड़ेगी। आप देखो, बदले में तुम्हें देना पड़ता है कुछ ना कुछ। आप देखोगे, अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो समझो उस टाइम पर क्या था, राजा अपने पास सेना नहीं रखता था। ये राजा है हमारा, समझो ये हमारा राजा है, कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा राजा है। ये हमारे क्या है सर? ये हमारा बड़ा सामंत है सर, बड़ा जमींदार है सर, बड़ा सामंत है सर ये, है ना। और ये क्या है सर? ये हमारे छोटे सामंत है, छोटे सामंत, ठीक है सर, बहुत ही बेहतरीन, है ना। ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है आपको। अब समझो यहां पे कि उस टाइम पे हुआ ये करता था कि राजा अपने पास सेना जो है वो नहीं रखते थे या फिर बहुत कम रखते थे। अब सर अगर कम रखते थे फिर युद्ध कौन लड़ता था? हाँ, अब युद्ध की हम बात करें, क्योंकि ये जो लॉर्ड्स हैं, ये जो है ना बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स हैं या फिर जो बड़े बड़े जो सामंत हैं, इनकी खुद की अपने पास सेना की टुकड़ी होती थी। अब जब भी राजा का युद्ध होगा किसी दूसरे राजा के साथ में, तो ये सामंत जो है वो अपनी सेना की जो सेना प्रबंधन कौन करेगा? तो ये हमारे सामंत करेंगे। समझ में आया? सेना की जुगाड़ कौन करेगा? सामंत करेंगे। तो आप देखोगे कि जो छोटे मोटे सामंत हैं, ये छोटे मोटे सामंत जो हैं, ये अपनी सेना किसको देंगे? ये अपनी सेना की एक टुकड़ी किसको देंगे सर? अपने बड़े सामंत को। मतलब एक सेवा देनी है, तुम्हें सेवा प्रदान करनी है। सेवा के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टैक्स देना होगा कलेक्ट करके। टैक्स के अलावा आप अपनी एक छोटी सेना की जो टुकड़ी है वो भी सामंत को दोगे, है ना। ये सामंत अपने पास रखेगा। अब जब भी युद्ध होगा, राजा का किसी के साथ युद्ध होगा, तो ये सेना किसकी जाएगी? राजा के पास तो कम ही सेना होती थी, सेना किसकी जाएगी सर? तो इन सामंतों की ही सेना जाके लड़ेगी। और ये जो सामंत है किसके वफादार है? ये सामंत इस राजा के वफादार है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा दोबारा देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो कुछ ऐसी यहां पर जो यहां पे आपको पूरी व्यवस्था देखने को मिलती थी। तो बड़े बड़े जो भूस्वामी होते थे, है ना, वो क्या करते थे सर? एक तरीके से आप देखोगे छोटे मोटे जो भूस्वामी हैं वो अपने बड़े बड़े भूस्वामियों को, बड़े बड़े सामंतों को सेना की टुकड़ी भी दिया करते थे। जब युद्ध हो तो ये सेना की टुकड़ी इनकी मदद करेगी, ठीक है सर, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, तो कुछ आपको ऐसा समाज देखने को मिलता है, समझो थोड़ा सा। यहां पर कुछ आपको ऐसी संरचना देखने को मिलती है। सबसे ऊपर कौन है सर? राजा है सर,
राजा है। देखो इसमें पादरी नहीं आ रहे, पादरी अलग चीज है, वो प्रथम, वो वर्ग अलग था। यहां पर हम सिर्फ द्वितीय वर्ग की बात कर रहे हैं, यहां पर सिर्फ हम सामंत वर्ग की बात कर रहे हैं, शासकीय वर्ग की बात कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर कौन आएगा? राजा आएगा। राजा के बाद कौन आएंगे सर? राजा के अंदर में बहुत सारे सामंत है ना। हाँ, सामंतों के अंडर में आप देखोगे बहुत सारे उप सामंत है, यानी कि छोटे मोटे जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है सर। इनको हम काउंट बोलते हैं, विस्काउंट बोलते हैं, अलग अलग इसको नाम से हम बुला सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, फिर क्या होगा सर? फिर होगा क्या? अच्छा, अब यहां पे बात की जा रही है नाइट के बारे में। सर नाइट क्या है? सर नाइट मतलब रात के बंधे नहीं, नाइट यहां पर योद्धा थे सर। नाइट कौन थे सर? यहां पर नाइट जो थे योद्धा थे सर, है ना। अच्छा, योद्धा की हम बात करें तो समझो यहां पर किसकी बात की जा रही है, समझो समझो। हाँ, नाइट के बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं, आपकी किताब में दे रखा है। अब नाइट क्या थे सर? नाइट एक तरीके से कहीं अलग से नहीं आया करते थे। नाइट वो लोग थे, वो योद्धा थे जो हमेशा युद्ध किया करते थे। इनका शौक था युद्ध। ये पूरे जीवन भर या तो युद्ध लड़ते रहेंगे, या फिर युद्ध के बाद जब इनके घाव होते थे उनको, है ना, उनकी मरहम लगाने में, इनको उनके जख्म को भरने में ही इनकी पूरी जिंदगी चली जाया करती थी। अगर इनकी हम बात करें तो इनकी यूरोप के समाज में इनकी बड़ी इज्जत की जाती थी। इनको बड़े ही एक तरीके से आप देखोगे ना, हीरो की नजर से देखा जाता था इनको, नाइट को, है ना। ये और नाइट नाइट एक उपाधि है, याद रखो, नाइट एक उपाधि है जो कि आपको मध्यकाल में यह उपाधि जो है किसको देते हुए दिखाई देंगे लोग? जो घुड़सवार होते थे, है ना। आप देखोगे आर्मर वगैरह पहने हुए हैं, प्रॉपर तरीके से लोहे का आर्मर होता था। इनको इनकी पूरी जिंदगी जो एक तरीके से क्या करने में चली जाती थी? युद्ध लड़ने में ही चली जाती थी। और एक तरीके से इनको रक्षा का प्रतीक, वीरता का प्रतीक जो है बोला जाता था। अच्छा, आप देखोगे ये उपाधि मिलती कैसे थी? तो आप देखो, आप सामंतों में ही रहोगे, कोई सामंत ही बनेगा नाइट हमारा, ठीक है। फिर आप देखोगे ये जो सामंत होंगे, एक तरीके से आप देखोगे ये सामंत जो होंगे, इनके बच्चों को क्या करना पड़ेगा? किसी नाइट के अंडर में रहकर काम करना पड़ेगा, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। जैसे होता है ना कि जैसे मान के चलो तुम कोई नौकरी करोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जिस फील्ड में तुम जा रहे हो उस फील्ड में कोई पहले से रहा होगा, उसके अंडर में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी तुम्हें। ऐसे ही आप देखोगे अगर किसी को भी नाइट बनना है तो उसको किसी नाइट का शिष्य बनना पड़ेगा, है ना, उसको स्टूडेंट बनना पड़ेगा। और नाइट बनने के लिए देखोगे एक युवा को, है ना, युवा को किसी नाइट के अधीन अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा, एक पूरा डिसिप्लिन जीवन जो जीना पड़ेगा। जैसा वो रह रहा है वैसी रहन सहन, पूरा उसका जो ट्रेनिंग करवाई जाएगी, और बहुत ही कठिन ट्रेनिंग हुआ करती थी। आप देखोगे यह एक तरीके से क्या करेगा सर? ये जो नाइट होगा वो उनको क्या सिखाएगा? वो एक तरीके से युद्ध के जो कौशल होते हैं वो सिखाएगा, ताकि जब एक तरीके से युद्ध वगैरह हो तो उस युद्ध में एक तरीके से शूरवीरता की तरह वो लड़े और अपने, है ना, सामंतों को, अपने प्रांतवासियों को, अपने लोगों को जो है बचाए सर, है ना। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो एक तरीके से ये नाइट एक उपाधि हुआ करती थी, बहुत ही बढ़िया। और नाइट का बहुत बड़ा योगदान रहा है यूरोप की हम बात करें, इसको पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बहुत बेहतरीन सर, बेहतरीन। ये सारी चीजें हो गई सर, ये सारी चीजें हो गई सर। हाँ चलिए, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में सर? अब हम बात कर लेते हैं सामान्य जन के बारे में, यानी कि अब हम बात कर लेते हैं तीसरे वर्ग के बारे में। आपने पूरा प्रथम और द्वितीय वर्ग देख लिया, अब मैं तीसरे वर्ग के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं तीसरे वर्ग के बारे में बात करूं तो बेटा देखो, ध्यान से देखो फटाफट से। तीसरा वर्ग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तीसरे वर्ग के बारे में हम बात करें तो इसमें क्या आता है? तो बचे कुचे जो भी लोग हैं वो तीसरे वर्ग में ही आते थे। और इस वर्ग का नाम क्या है सर? इस वर्ग का काम यही है कि जो ऊपरी दोनों वर्ग हैं, पादरी वर्ग और सामंत वर्ग, इनको अपनी सेवाएं देना, मतलब एक तरीके से नौकर वाला काम करना। पादरी और सामंतों को सेवा देना ही इनका काम हुआ करता था। तो अगर आपको थोड़ा सा हमारे भारत की याद आए तो भारत में भी तो यही था ना, एक जो सिस्टम चल रहा था पूरा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र का काम क्या था कि ब्राह्मणों को, बाकी के जो तीनों वर्ग हैं उनको अपनी सेवाएं देना। तो इस तीसरे वर्ग का भी कुछ यही आपको काम जो है देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप देखोगे कि इस वर्ग के लिए, इस वर्ग का यही काम था कि भैया ये जो पादरी वर्ग है और जो सामंत वर्ग है, इसके लिए संसाधन को जुटाना, सामग्री को जुटाना, ठीक है सर। अच्छा, उस टाइम पर जो व्यवस्था जो थी किस पर आधारित थी सर? कृषि पर आधारित थी, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो थे, आज तो आप देखोगे अलग अलग क्षेत्र, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, लेकिन उस टाइम पर आप देखोगे मैक्सिमम जो लोग थे वो प्राथमिक गतिविधियों में ही लगे हुए थे, है ना। और इसमें सबसे बड़ी संख्या किसकी थी? सबसे बड़ी, बेटा बीच में एक स्पेस दे देना, है ना, आ नहीं पाया कोई बात नहीं। सबसे बड़ी संख्या आपको किसानों की देखने को मिलती है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, अगर मैं किसानों की बात करूं तो आप देखोगे किसानों को किसकी संपत्ति माना जाता था? याद रखो कि बड़े बड़े जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, है ना, ये जो भूस्वामी थे, छोटे मोटे भूस्वामी जो थे, इनकी संपत्ति माना जाता था किसानों को। मतलब किसानों के जीवन पर किसका, किसान के निजी जीवन पर किसका अधिकार होगा? इनका अधिकार होगा, है ना। इनकी सोशल लाइफ पर, सोशल यानी कि सामाजिक जीवन पर किसका अधिकार होगा? इन सामंतों का होगा। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो किसान तो गुलाम ही था एक तरीके से, है ना। वह भूस्वामी की भूमि पर काम करेगा सर, है ना, भूस्वामी के लिए ही काम करेगा। एक तरीके से आप देखोगे उस टाइम पर ये बेगार करते थे। बेगार का मतलब क्या होता है? बिना पेमेंट के काम करना, है ना। होगा क्या? ये सामंतों की जमीनों पर काम करेंगे, जो भी उत्पादन होगा उसका छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा इनको मिल जाएगा, जिससे कि ये खा पी सके। बाकी सारा हिस्सा सामंतों को चला जाएगा। और क्या होगा? और प्लस
इसका कोई पेमेंट भी नहीं दिया जाएगा। भूमि इनके पास होती नहीं थी, बहुत कम किसान थे जिनके पास खुद की भूमि हुआ करती थी। अदरवाइज जितने भी किसान थे वो किसी ना किसी सामंत के, किसी ना किसी भूस्वामी के अंडर में ही काम किया करते थे। क्लियर हुआ ना? हाँ है ना? फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीज क्लियर हुई? चलिए आप देखोगे जो भी उपज होती थी उसका केवल कुछ भाग ही जो है इनको मिलता था, जिसमें से आप देखोगे जो उपज हुई है जिसमें से 1/10वां हिस्सा किसको जाता था सर? 1/10वां हिस्सा तो चर्च को ही चला जाता था। 1/10वां हिस्सा चर्च को जाता था भेंट के रूप में। तो समझो कि जो उत्पादन हुआ है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा इनको मिलेगा, बाकी का कौन ले जाएगा? तो एक हिस्सा तो चर्च ले जाएगा और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो सामंत ले जाएंगे। तो इनके पास क्या बचेगा? इनके पास बस उतना ही बचेगा कि ये अपना और अपने बच्चों का पेट ही भर पाएंगे, शायद वो भी ना भर पाए। तो ये स्थिति थी किसानों की, ये स्थिति थी तीसरे वर्ग की सर, है ना? चलिए आप देखोगे इनका जीवन कैसा था? दासों की तरह, एकदम स्लेव की तरह जीते थे। क्लियर हुआ ना? अच्छा आप देखोगे ये अपनी स्वामी की जागीर या फिर मैनर भी छोड़ के नहीं जा सकते थे बिना परमिशन के। जाओगे तो तुम्हें दंडित किया जाएगा, किसके द्वारा? राजा के द्वारा। तो ये दंडनीय था। सोच के देखो, तुम एक तरीके से गुलाम बने हुए, तुम किसी सामंत के अंडर में काम कर रहे हो। वो सामंत अगर अच्छा इंसान है तो अच्छी बात है, वरना अगर वो खराब इंसान हुआ तो इनकी बहुत ही ज्यादा दुर्गति होती थी सर। अच्छा आप देखोगे स्वामी की अनुमति के बिना ये अपने बच्चों का विवाह तक नहीं, मतलब समझ रहे हो, ये निजी जिंदगी में भी इनका अधिकार है। ये सामंत की बिना मर्जी से, बिना परमिशन के विवाह भी नहीं कर सकते भाई, ये विवाह भी नहीं कर सकते सर। आप देखोगे स्वामी जो होते थे, स्वामी के घर पे उन्हें काम करना पड़ता था, इनकी महिलाएं काम करती थी भाई, और इनको कोई भी पारिश्रमिक नहीं मिलता था, यानी कि आप बोल सकते हो पैसा वैसा मजदूरी नहीं मिलती थी। इसलिए हमने इसको क्या बोला है? इसको हमने बेगार बोला है। बेगार का मतलब क्या होता है कि आप बिना पेमेंट के, बिना मजदूरी के, है ना, बिना तनख्वाह के आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, उसको हम बेगार बोल देते हैं। तो यहां पर कुछ ऐसा ही सिस्टम चलता था सर। कभी कभी इनके चक्की में गेहूं पीसने पड़ते हैं, मतलब जितना भी काम, रोटी वगैरह, खाना वगैरह बनाने का काम जो है, ये सब जो है काम इन्हीं का हुआ करता था। खाना बनाना है, रोटी बनानी है ना, उनकी जो मालकिन है उनका भी ध्यान रखना है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो यही करते थे सर। चलिए हाँ, और यहां पर एक चीज और है भाई, यहां पर एक मान्यताएं बहुत थी, इनको ऐसा माना जाता था इनमें बुद्धि नहीं होती। ऐसा बोलते थे कि भाई ये जो किसान जो होते हैं इनका जो बुद्धि जो होती है इनकी बिल्कुल बुद्धिहीन होते हैं, है ना। इनमें एक तरीके से आप देखोगे ना कि एक कहावत थी एक तरीके से कि किसानों की बुद्धि बहुत ज्यादा क्या होती, हीन होती है। इनको कोई, ये किसी भी ज्ञान के लायक नहीं है। इनको अछूत जैसा मानते थे कि ये, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता था। इनको अछूत जैसा मानते थे कि भैया एक जैसा हमारे भारत देश में आप देखोगे जो दलितों के साथ हुआ था वही सेम जो है वो इनके साथ हो रहा था। आई होप आपको इतनी चीजें जो है बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही बढ़िया। अच्छा ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हैं, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं आपको। जो मैं लाया हूं वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो यहां पर आपको लिखी हुई हैं, सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो मैंने आपको सारी, ऑलमोस्ट सारी जो चीजें हैं वो बढ़ा दी है ना, बढ़ा दी। याद रखना यहां पर कुछ किसान ऐसे भी थे, कुछ थे बहुत कम, कुछ किसान ऐसे भी थे, है ना, जिनके पास खुद की जमीन होती थी। अब होता क्या था, बहुत सारे कभी राजा वाजा हुए, उन्होंने खुश हो गए, है ना, किसी किसान ने अच्छा काम कर दिया कुछ तो उसको जमीन दे दी। तो ऐसे किसान भी हुआ करते थे कुछ जिनके पास खुद की जमीन होती थी। वैसे बहुत कम किसान ऐसे थे जिनके पास खुद की जमीन हुआ करती थी, लेकिन थे कुछ, है ना। ये क्या थे, ये एक तरीके से स्वतंत्र किसान थे सर। लेकिन आप देखोगे समाज, पूरे समाज की ओवरऑल हम बात करें तो आप देखोगे कि इनकी संख्या जो थी बहुत कम थी, है ना। मैक्सिमम जो किसान थे वो क्या थे सर, किसानों में बड़ी संख्या में अर्ध कृषक थे, है ना, जो एक तरीके से सामंतों की जमीनों पर काम करते थे। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे हम बात करें। ठीक है सर, अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा एवं मनोरंजन की। इसके बाद सर आप देखोगे धीरे धीरे ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, ज्यादा बचा नहीं। इसके बाद भारत की बात करेंगे, इसके बाद खत्म हो जाएगा। वैसे भी ऑलरेडी हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं इसमें, और बेसिक जो थे मैंने बता दिए। ठीक है सर, अब देखो आपके बुक में थोड़ा सा डिटेल में दे रखा है, जितना मैंने बताया है उतना मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अब आप अपनी बुक को भी पढ़ोगे ना अगर, तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी, इतनी गारंटी देता हूं मैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा शिक्षा की हम बात करें, थोड़ा शिक्षा पर ध्यान दे लेते हैं। उस टाइम पर आप देखोगे मैक्सिमम जो लोग थे, क्योंकि तृतीय वर्ग से आते थे और ये कम पढ़े लिखे होते थे। पढ़े लिखे कौन थे सर? तो सामंत वर्ग की महिलाएं, सामंत वर्ग के लोग जो थे, है ना, जो जमींदार लोग थे वही पढ़े लिखे थे, वही पढ़े लिखे थे। राजा वाजा पढ़े लिखे होते थे, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है वो क्या थे सर, वो एक तरीके से निरक्षर थे, उनको कुछ भी नहीं आता था। वो एक तरीके से आप बोल सकते हो पढ़े लिखे नहीं थे सर। अच्छा शिक्षा पर किसका अधिकार हुआ करता था? चर्च का अधिकार हुआ करता था, चर्च का आधिपत्य था, कंट्रोल था सर। बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप देखोगे अधिकतर जो चर्चा होती थी और मठ जो होते थे एक तरीके से, यानी कि आप समझो कि पहले हमारे देश में क्या होता था, पहले देश में जहां मंदिर है वहीं शिक्षा दी जाती थी। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। आप देखोगे कि अधिकतर चर्चा और मठों के साथ विद्यालय होते थे। तो आप देखोगे कि जहां पर मठ है, मंदिर वगैरह बने हुए हैं या फिर गिरजाघर बने हुए हैं, उसके आसपास ही आपको विद्यालय देखने को मिलेगा। ये सेम सीन आपको हमारे देश में भी देखने को मिलता है कि जहां मंदिर होते थे वहीं पर गुरुकुल देखने को मिलता है, वहीं पर जो है विद्यार्थियों को शिक्षा वगैरह दी जाती थी। चलिए ठीक है, पाठ्यक्रम की हम बात करें तो आप देखोगे इसमें लैटिन भाषा में प्रार्थना सिखाई जाती थी और अनुशासन जो था कठोर था। उस टाइम पर आप देखोगे विज्ञान से बहुत दूर थे। उस टाइम पर जो चर्च ने बोल दिया, चर्च ने जो अंधविश्वास फैला दिए, बस इसी को माना करते थे। समझ में आया ना? चलिए
चलो आप देखोगे उच्च शिक्षा के लिए अगर किसी को हायर एजुकेशन लेनी है तो उसके लिए पेरिस था। आज की हम बात करें जो आज भी है सर, ऑक्सफोर्ड की हम बात करें, कैम्ब्रिज की हम बात करें, आपको ऐसे विश्वविद्यालय जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है सर। अच्छा, मनोरंजन के साधन क्या थे? तो मनोरंजन की हम बात करें, एंटरटेनमेंट की हम बात करें, आज भी तो हम एंटरटेनमेंट के लिए साधन बहुत सारे हैं सर। कहीं भी चले जाएं, अम्यूजमेंट पार्क चले जाएं, मूवी देखने चले जाएं, आपको अथाह साधन मिल जाएंगे। उस टाइम पर कम थे लेकिन थे। उस टाइम की हम बात करें तो आप देखोगे 30 त्योहार हुआ करते थे, वो एक मनोरंजन का साधन था सर। क्रिसमस वगैरह हो गए, बहुत सारे इनके 30, जैसे हमारे यहाँ पर भी 30 त्योहार होते हैं सर। मेले लगते थे, वहां पर आप देखोगे अलग अलग बाजीगर बोल लो, या फिर एक ऐसा इंसान, बाजीगर का मतलब क्या होता है, वो तुमने गाना सुना है ना, बाजीगर हो बाजीगर, तो बाजीगर का मतलब होता है जो करतब दिखाता है, जो जादू दिखाता है। जादूगर बोल लो, बाजीगर बोल लो, एक ही बात है। ये लोग हुआ करते थे। इंग्लैंड में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो धनुर्विद्या इनको बहुत अच्छे से आती थी, तीर कमान वगैरह चला लिया करते थे, है ना। सर्दियों में आपको स्केटिंग दिखाई देती है, यहाँ पे लकड़ी की स्केटिंग हुआ करती थी। इस टाइम पे लकड़ी की स्केटिंग होती थी। फिर यहाँ पर एक तरीके से मछली पकड़ना भी एक लोगों का शौक माना जाता था। बहुत समय पर ऐसा भी होता था कि मेले वगैरह लगा करते थे, लोग जो है मेलों में सामान वगैरह खरीदने आया करते थे। ठीक है सर, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, अच्छा, स्त्रियों की, मठों की और नाइट की हम बात करें, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो नाइट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया बहुत सारी चीजें। ठीक है, स्त्रियों की जीवन की बात कर लेते हैं। देखो स्त्रियों में भी इसमें दो चीजें हैं, दो वर्ग हैं। एक तो तृतीयक वर्ग की स्त्रियां हैं जो कि किसानों की बीवियां हैं, उनकी वाइफ हैं, और फिर आती है भाई सामंत वर्गों की स्त्रियां, उनकी जो बीवियां हैं। ठीक है ना। अगर मैं सामंत वर्ग की बात करूं तो इनका जीवन बहुत अच्छा था। सामंत वर्गों की हम बात करें, देखो एक तरफ ये है, एक तरफ आपको तृतीयक वर्ग की स्त्रियां दिख रही हैं, और दूसरी तरफ आपको सजी धजी, है ना, द्वितीय वर्ग की स्त्रियां दिख रही हैं। सामंत वर्गों की जो स्त्रियां इनकी दिख रही हैं। तो सामंत वर्ग की हम बात करें, इनकी जो स्त्री थी वो एक तरीके से वैभवपूर्ण जीवन जी रही थी सर। जब पति इनका नहीं होता था, पति युद्ध पर जाया करता था, तो उस केस में उनकी अनुपस्थिति में आप देखोगे, उनकी अब्सेंस में सारा का सारा दामोदरार किस पर आता था? इन महिलाओं पर आ जाया करता था। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं किसान वर्ग की बात करूं तो इनका जीवन बहुत ज्यादा, है ना, क्या होता था सर, कष्टपूर्ण जीवन होता था इनका। पति के साथ साथ आप देखोगे स्वामी की भूमि पर काम करती थी, है ना, खाना वाना बनाने का काम इन्हीं का हुआ करता था। मतलब एक तरफ पति खेत में लगा हुआ है और ये जो है घर में खाना वाना बना रही है सर। और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो ये वाली जो महिला है ना, इनकी ये दासी हुआ करती थी, दासी, इनकी दासी हुआ करती थी। समझ में आया ना, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आता है क्या सर? अब आता है सर, अगर मैं बात करूं, चलिए तो भाई हाँ, अब यहां पे हम थोड़ी सी बात करें, जो तृतीयक वर्ग था इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत ज्यादा गरीब थे या फिर भीख मांगते थे। आप बोल सकते हो विरक्त भिक्षु, यानी कि इनको किसी चीज की लालसा ना हो, जो एक तरीके से अपना जीवन जो है वो, है ना, एक तरीके से भीख से ही काटते हो। तो एक तरीके से ऐसे लोगों को हम भिक्षु बोल देते हैं, भिक्षु या फिर विरक्त भिक्षु, जिनको किसी चीज की जो है लालसा नहीं है ना। ये एक तरीके से आप देखोगे ये हुआ करते थे। इनकी हम बात करें, फिर आप देखोगे कि हमारे स्त्रियों की हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। अच्छा, अब थोड़ा सा आप देखोगे कि यहां पर नाइट की उपाधि भी दी जाती थी इनको। क्या बोलते थे सर? नाइट। नाइट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अच्छा ठीक है, तो देखो नाइट के बारे में पढ़ लिया। मठों की हम बात करें तो मठों में आप देखोगे, मठों की बात यहां पर की जा रही है कि एक तरीके से आत्मनिर्भर थे, है ना। और भिक्षु, विरक्त भिक्षु का मतलब यही है कि एक तरीके से ऐसे लोग जिनको किसी चीज की लालसा ना हो, तो इनके खुद मठ हुआ करते थे। और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि शादी वादी करते नहीं थे ये लोग, है ना। एक तरीके से जो भी मोह माया जो है, जो प्रभोलन जो होता है, प्रलोभन जो होता है, एक तरीके से किसी चीज की जो इच्छा जो होती है वो नहीं थी इनके अंदर। एक तरीके से पूरा जो हमारा जो सामाजिक जीवन है ना, सामाजिक जो सुख सुविधाएं हैं उनसे ये लोग दूर हुआ करते थे। काफी जीवन व्यस्त था इनका, काफी अनुशासित हुआ करते। मैं किसके बारे में बता रहा हूं? मठों के बारे में बता रहा हूं। मठ, जो मठ में लोग हुआ करते थे, है ना, काफी अनुशासित हुआ करता था। प्रार्थना, अध्ययन, है ना, और शारीरिक श्रम में ही इनका पूरा जीवन जो है चला जाया करता था। तो एक तरफ मैंने स्त्रियों की बात कर ली, दूसरी तरफ जो मठों में रहने वाले भिक्षु थे इनकी बात कर ली, और तीसरी मैंने नाइट की बात ऑलरेडी आपसे कर ली है सर। क्लियर हुआ? चलिए बेहतरीन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, बहुत देखो ये वाला पूरा टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? तो अब हम बात कर लेते हैं भारतीय समाज के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं सर? भारतीय समाज के बारे में जो है बात कर लेते हैं। ठीक है सर, अगर मैं भारतीय समाज के बारे में बात करूं तो यहां पर भी कुछ ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन हमारे भारत में थोड़ा सा अलग सीन हुआ। अलग सीन ये हुआ कि आप देखोगे जैसे ही इस्लाम का उदय हुआ तो भारत में इस्लाम थोड़ा सा लेट आया। आप देखोगे प्रथम जो तराइन का युद्ध हुआ था 1192 की हम बात करें, 1191 में प्रथम हुआ था, द्वितीय 1192 में हुआ था, जिसमें जब पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, उसके बाद आप देखोगे दिल्ली का जो शासन था वो मोहम्मद गौरी के हाथ में आ गया था। उसके बाद ही आप देखोगे कहीं ना कहीं जो इस्लामिक रूल है उसकी शुरुआत हो गई थी, है ना। तो कहीं ना कहीं उसके बाद का जो युग था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। लेकिन अगर मैं सामाजिक ढांचे की बात करूं तो आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है यूरोप से, हमारा भी कुछ वैसा ही आपको जो है दिखाई देता है। ठीक है सर, चलिए आगे हम बात करें तो यहां पे थोड़ा सा हम जटिल संरचना की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही जगह आपको एक
कॉम्प्लिकेटेड सोशल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करें कि तुर्कों का आक्रमण हुआ भाई। अब मिडिल ईस्ट की हम बात करें, जैसे आप देखोगे ना, ये देखो यहां से देखना फटाफट से कि भारत में जितने भी आक्रमण हुए हैं, आप समझो यहां पे थोड़ा सा एक बहुत ही बेहतरीन चीज बताता हूं मैं आपको कि भारत में जितने भी आक्रमण हुए हैं वो कहां से हुए हैं सर। तो देखो यहां से आक्रमण हो नहीं सकते सर, यहां पर हमारे बॉडीगार्ड खड़े हुए हैं सर। कौन सा? हिमालयस, है ना, ठीक है। यहां पर समुद्र है सर, यहां पर भी आक्रमण होने के चांसेस बहुत कम है। अब हो सकते हैं, पहले नहीं थे। जो भी आक्रमण हुए हैं वो कहां से हुए हैं सर? तो वो यहां से हुए हैं सर। ये पूरा आप देख रहे हो ना, ये पूरा जो मिडिल ईस्ट है, ये पूरा जो हिस्सा है ना, आप देखो ये अफगानिस्तान है, फिर ये पूरा ईरान, इराक, है ना, फिर आप देखोगे ये पूरा जो मिडिल ईस्ट है, यहां से जो भी आक्रमण हुए हैं यहां से होते थे। खैबर पास से ये लोग घुसाते थे अंदर और भारत में तहस नहस मचाकर ये चले जाया करते थे। तो जो भी आक्रमण हुए वो हमारे मिडिल ईस्ट से ही देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है सर, बेहतरीन। चलिए, तो आप देखोगे तुर्कों का आक्रमण हुआ सर, है ना। आप देखोगे मिडिल ईस्ट से बहुत सारे जो शासक थे, जिनको सुल्तान भी बोलते थे, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। और जब इन्होंने भारत में आक्रमण किया तो भारत की कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजनीतिक अधिकार जो अपने हाथ में ले लिया। जब सत्ता यही चलाएंगे तो ऑब्वियसली इनकी ही चलेगी। तो कहीं ना कहीं उस राजनीतिक अधिकार से कहीं ना कहीं हमारा समाज भी बदला। आप देखोगे इस्लाम का उदय भारत में हो चुका था। आगे आप देखोगे, अगर मैं मध्य एशिया की बात करूं तो मध्य एशिया से बड़ी संख्या में लोग आए और भारत के समाज में ढलना सीख गए सर, और कहीं ना कहीं भारत के समाज का अंग भी बन गए। लेकिन आप देखोगे अपनी अलग पहचान बनाए रखी इन्होंने। ठीक है, यानी तभी तो हम बोलते हैं ना, भारत एक तरीके से बहुत ज्यादा विविध देश है। क्यों बोलते हैं हम ऐसा? हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत में आपको हर एक तरीके का इंसान, हर एक धर्म, हर एक जाति, है ना, हर एक एथनिसिटी से आपको जो है अलग अलग लोग देखने को मिल जाएंगे। अर्थव्यवस्था की बात करूं तो यूरोप की तरह भी यहां पर कृषि पर आधारित आपको अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, जहां पर आपको अगेन मैं बोलूंगा सामाजिक संरचना दिखाई देती है, जिसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था किसका भाई? किसानों का। बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, शहरी वर्ग की हम बात करें तो शहर में भी आपको अनेक वर्ग दिखेंगे। इसमें शहर में आपको व्यापारी ज्यादा दिखेंगे सर, कारीगर, व्यापारी, शिल्पकार, बुद्धिजीवी लोग बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे सर। बहुत ही बेहतरीन। आगे अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कि सबसे पहले हम शासकीय वर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा, है ना, शासकीय वर्ग और इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। शासकीय वर्ग, अगर मैं शासकीय वर्ग के बारे में बात करूं, यानी कि जो शासन किया करते थे, तो समझो कि सबसे पहले क्या था? सबसे पहले इस्लाम नहीं आया था, इस्लामिक रूल या फिर सुल्तान्स नहीं आए थे। उससे पहले भी शासन चलता था और उसके बाद भी शासन चला। अलग अलग राजा आए, अलग अलग सुल्तान आए, उसके बाद आप देखोगे अंत में कौन आया था? मुगल्स आ गए थे। तो इनके बाद क्या हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। समझो पहले, अगर हम बात करें शासकीय वर्ग के बारे में, एक ऐसा वर्ग जिसने शासन किया। इनको क्या था? इनको शाही शक्ति प्रदान थी और कहीं ना कहीं सत्ता जो थी इनके हाथ में थी सर। बहुत ही बेहतरीन। आप देखोगे फिर दूसरा जो वर्ग था, है ना, वो क्या था सर? वो था स्थानीय शासकों का। यानी कि अगेन यहां पर किसकी बात की जा रही है? यहां पर बड़े बड़े जो सामंत हैं, सरदार हैं, है ना, भूस्वामी हैं, इनकी बात की जा रही है सर। इनके पास क्या था? जो लोकल में स्थानीय जो शक्ति थी, असली जो शक्ति थी, वो इनके पास थी। अगेन मैं बोलूंगा यूरोप की तरह इनको भी इनका भी जो है प्रभाव समाज पर बहुत ज्यादा अधिक था। समाज पर, आम लोगों पर इनका प्रभाव बहुत ज्यादा था सर। और ये आप देखोगे, ये शासकीय वर्ग शासकीय कार्यों में संलग्न था, यानी कि इन्वॉल्व था। संलग्न का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्व था शासकीय कार्यों में। ठीक है सर। अच्छा, शासकों के साथ साथ हम बात करें, सत्ता में भागीदारी रखता था तथा ऊंचा वेतन प्राप्त करता। अब यहां पे होता क्या? देखो, ये राजा है, अगेन यहां पे बोलूंगा ये राजा है। राजा सबसे ऊपर बैठा हुआ है सर। राजा के अंडर में आप देखोगे बहुत सारे क्या है सर? बहुत सारे बड़े बड़े सरदार हैं, भूपति हैं सर। ये क्या कर रहे हैं सर? ये शासन कर रहे हैं स्थानीय जगह पर। ठीक है ना। अब समझो, अब क्या होगा सर? होगा ये कि इनके पास जो जागीरें हैं बड़ी बड़ी, उनसे जो भी, या तो इनको सैलरी मिलेगी सर, या तो इनको सैलरी मिलेगी, या फिर क्या होगा? या फिर होगा ये कि जहां ये रहते हैं वहां जितना टैक्स वगैरह कलेक्ट करेंगे, है ना, एक हिस्सा उसका किसको चला जाएगा? राजा को। उसका कुछ हिस्सा जो है इन सामंतों को मिल जाएगा, इन बड़े बड़े शासकों को मिल जाएगा। तो यहां पर वही बोला जा रहा है, शासकों के साथ सत्ता में भागीदारी रखता था और आप देखोगे ऊंचा वेतन प्राप्त करता था। या फिर हो सकता है कि वो जो जागीर उसके पास है उससे उसका कुछ हिस्सा जो है इसको मिल जाता हो सर। अच्छा, यूरोपीय सामंतों की तरह ये भूमि के मालिक तो नहीं थे, लेकिन प्रभावशाली जरूर थे। यानी कि समझो, भूमि इनकी नहीं होती थी, भूमि तो राजा की है भाई। भूमि किसकी है सर? भूमि राजा की है। लेकिन समझो यहां पे ये प्रभावशाली बहुत थे। इनका जो है एक तरीके से आप देखोगे प्रभाव अच्छा खासा दिखाई देता है सर। पूर्व मध्यकाल में सत्ता पर नियंत्रण स्थानीय शासकों का था, लेकिन दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद आप देखोगे केंद्रीय सत्ता जो है तुर्कों के आधिपत्य में आ गई। समझो, अगर मैं सुल्तान, है ना, 1192 से पहले की बात करूं, उस टाइम पर आप देखोगे बहुत सारे स्थानीय शासक थे, इनके हाथ में अधिकार था। अब क्या हुआ? अब दिल्ली पर कौन आ चुका है? अब दिल्ली पर आ चुके हैं सुल्तान, अलग अलग सुल्तान साहब भाई। इल्तुतमिश की हम बात करें, रजिया सुल्तान की हम बात करें, खिलजी की हम बात करें, तुगलक की हम बात करें, बलबन की हम बात करें, अलग अलग जो है डायनेस्टीज आई और अलग अलग राजा आए, और इन्होंने कहीं ना कहीं आप देखोगे अपने हाथ में बहुत बड़ा हिस्सा जो है भारत का वो रख लिया। क्लियर हुआ ना। और आप देखोगे हुआ क्या, इसके बाद आप देखोगे कि सत्ता किसके हाथों में आ चुकी थी? तुर्कों के हाथ में आ चुकी थी।
और इसी के साथ क्या हुआ कि जो स्थानीय शासक जो थे ये दूसरी श्रेणी पर आ गए। दूसरी श्रेणी पर इन द सेंस कि अब जो है एक तरीके से क्या करेंगे, अब ऊपर सुल्तान बैठे हुए हैं और नीचे स्थानीय शासक हैं, इनको अपने सुल्तान की बात माननी पड़ेगी, इनको जो है टैक्स, इनको कर इकट्ठा करके सुल्तान को देना ही देना पड़ेगा, कोई दूसरा चांस नहीं है भाई, याद करो। क्लियर हुआ ना? चलिए अब क्या हुआ, फिर लास्ट में आप देखोगे मुगल काल आया सर। 15वीं शताब्दी की आप देखोगे, 15वीं 16वीं शताब्दी की हम बात करें तो मुगल काल आ गया था, बाबर आ गया था और बाबर ने आप देखोगे दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, अगर मैं मुगल काल की बात करूं तो आप देखोगे कि यही स्थिति बनी रही। आप देखोगे ना, इस शासकीय वर्ग में एक ऐसा वर्ग भी था जो गांव में रहता था। अब यही जो शासकीय वर्ग है, स्थानीय शासक जो है, इनमें ही आप देखोगे कुछ ऐसे लोग भी थे जो छोटे मोटे जमींदार थे जो गांव में रहते थे, जिसको शासकीय अधिकार प्राप्त थे। किससे प्राप्त थे? तो इस मुगलों से। ठीक है सर, यह वर्ग भूस्वामियों का वर्ग था सर। ये बड़ी बड़ी भूमियों के स्वामी थे और इनका काम क्या था? इनका काम था कि अपने राजा के लिए कर इकट्ठा करना सर। और ये क्या करते थे, जो भी इनके पास जागीर है उससे लगान या फिर कर जो है एकत्रित करके कहां देते थे सर? अपने राजा को देते थे, अपने राजा को देते थे। या तो उसके बदले में क्या मिलेगा इनको? सैलरी मिलेगी, या फिर उसका कुछ हिस्सा जो है इनको मिल जाएगा सर। याद रखना, जैसे यूरोप में सामंत जो थे वो सेना रखते थे, ठीक उसी प्रकार ये भी लोग सेना रखते थे सर। ठीक उसी प्रकार आप देखोगे ये लोग भी अपने पास सेना रखते थे और जब जरूरत पड़ती थी राजा को मदद भी किया करते थे। जब युद्ध वगैरह हो रहा है तो इनकी सेनाएं जो है राजा की तरफ से लड़ती थी सर। बहुत ही बढ़िया। आप देखोगे इनके खुद के अपने किले हुआ करते थे, बड़े बड़े दुर्ग हुआ करते थे जो रक्षा किया करते थे इनकी, और ये सारी जो चीजें आपको देखने को मिलती हैं सर। और काफी अच्छा खासा जो है आप देखोगे इनका बोला बाला हुआ करता था। समझ में आया ना? चलिए, और यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग नामों से इनको अलग अलग उपाधियां दे रखी थी। जैसे हमने नाइट की उपाधि पढ़ी तो इनको भी अलग अलग उपाधि दे रखी थी। जैसे इनको नायक बोलते थे, राय, चौधरी। आपने सुना होगा कि बड़े चौधरी बनते हो यार तुम। बहुत लोगों का सरनेम भी चौधरी होता है। चौधरी, चौधरी की हम बात करें, राय की हम बात करें, है ना, तो नायक की हम बात करें तो इनको अलग अलग जो है, सरदार, ये सब जो है इनको नाम दिए जाते थे सर। बहुत ही बेहतरीन। शहरी जो अवजात वर्ग था, यानी कि शहर में जो अमीर लोग थे, इनकी तुलना में देखा जाए तो इनकी सैलरी उतनी नहीं हुआ करती थी। ये सामान्य किसानों की तरह रहते थे। मध्यकाल में एक शक्तिशाली ग्रामीण भूस्वामी केंद्रीय शक्ति के रूप में चुनौती समझा जाता था। तो आप समझोगे यहाँ पे ऐसा बोला, कभी कभी होता क्या था, ये जो भूस्वामी वगैरह होते थे ये राजा के खिलाफ ही चले जाया करते थे। तो मध्यकाल में एक ये जो भूस्वामी थे, ये एक तरीके से चुनौती या फिर खतरा भी समझे जाते थे केंद्रीय शासन के लिए। कभी कभी होता क्या था, ये राजा के खिलाफ हो जाया करते थे। और आप जब इतिहास उठा के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इन्होंने क्या किया सर। इन्होंने एक तरीके से आप देखोगे कि अच्छा खासा जो है क्या किया, अच्छा खासा जो है राजाओं को जो है गद्दी से हटाया है सर, है ना? क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बात कर ले, ये देखो शासकीय वर्ग के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं धार्मिक वर्ग के बारे में। धार्मिक वर्ग की बात करें क्योंकि उस टाइम पर लोग बहुत रिलीजियस हुआ करते थे। तो अगर मैं बात करूं, है ना, अगर जैसे मुसलमानों की बात करूं तो आप देखोगे इसमें उलेमा हुआ करते थे। उलेमा कौन होते हैं? तो आपके बुक में ये भी दे रखा है उलेमा कौन होते हैं, पढ़ लेते हैं। उलेमा एक तरीके से एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत ज्यादा, जिसको इल्म है, इल्म मतलब नॉलेज है इसको। एक ऐसा व्यक्ति जो एक तरीके से कौन है सर? मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिमों में आप देखोगे इसको बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त है सर। ऐसा बोला जाता है इनको इल्म है, यानी कि नॉलेज बहुत है, ज्ञान की प्राप्ति है सर। क्लियर हो ना? मध्यकाल में मुस्लिम समाज के विद्वानों को क्या बोलते थे भाई? उलेमा बोलते थे। अच्छा, एक शब्द का और इस्तेमाल किया गया है, मकतब। मकतब क्या है सर? मकतब एक तरीके से आप देखोगे मुस्लिमों में इस्लामिक विद्यालयों की हम बात करें, उनको मकतब बोला जाता था। एक तरीके से विद्यालय हुआ करते थे जहां पर आप देखोगे कि धार्मिक शिक्षा, इस्लाम की शिक्षा दी जाती थी। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही बेहतरीन। तो ये मैंने बोल दिया। अच्छा, हिंदुओं की हम बात करें तो हिंदुओं में आपको क्या देखने को मिलेंगे? हिंदुओं में आपको जो पढ़ने लिखने का अधिकार था वो ब्राह्मणों के पास था। और ब्राह्मण, ये जो विद्या है किसको दिया करते थे? क्षत्रियों को। बाकी किसी को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। क्लियर हुआ? आपको अलग अलग बड़े बड़े विश्वविद्यालय, नालंदा की हम बात करें, तक्षशिला की हम बात करें, तो अलग अलग विश्वविद्यालय जो है आपको देखने को मिलेंगे। अक्सर क्या होता था, जहां पर मंदिर होते थे वहां पर आपको जो है गुरुकुल या फिर वहां पर विद्यालय आपको देखने को मिलेंगे सर। ये सारी चीजें हो गई सर। क्लियर हुआ ना? चलिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक चीज और, हाँ चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं व्यापारी और दुकानदारों की। क्योंकि हम समाज के बारे में बात करें ना, व्यापारियों और दुकानदारों के बारे में हम बात करें तो आप देखोगे कि समाज का जो एक प्रमुख और संपन्न वर्ग जो था वो व्यापारी भी थे। और ये कहां से हुआ करते थे? आप देखोगे मैक्सिमम ये जो जैसे बनिया वगैरह होते हैं ना, बनिया, अग्रवाल वगैरह, ये व्यापारी वर्ग था और ये वैश्य में आता था, वैश्य। ठीक है ना? आप देखोगे इनकी अगर हम बात करें, समाज का एक प्रमुख और संपन्न वर्ग था, पैसा बहुत हुआ करता था। और आप देखोगे धनी व्यापारी हुआ करते थे, सेठ, है ना, बोहरा, ये अलग समुदाय। बनिक की हम बात करें, फिर आप देखोगे गुज्जू, है ना, जो गुजरात के लोग हैं उनको बोल देते हैं। तो अलग अलग समुदाय होते हैं। तो आप देखोगे ये जो समुदाय थे कहीं ना कहीं ये अच्छा खासा पैसा कमाते थे। ये लूटमार से बचने के लिए आप देखोगे खुद को निर्धन दिखाते थे, या फिर आप बोल सकते हो राजा वगैरह की भी मदद लिया करते थे। और ये
ब्याज पे पैसे, साहूकारी का काम भी करते थे, ब्याज पे पैसे देने का भी काम क्या करते थे। फिर एक वर्ग और आपको शहरों में दिखता है, कारीगर वर्ग। ये अत्यंत अत्यंत दक्ष वर्ग था। दक्ष का मतलब क्या होता है? कौशल था इनमें, स्किल्स थी इनमें, बहुत ही निपुण थे लोग, जो काम करते थे उसमें बहुत निपुण थे। भवन निर्माण यानी कि बड़ी बड़ी जो महल बनाने हैं, दुर्ग बनाने हैं, घर बनवाने हैं, तो उसमें बहुत निपुण थे। कपड़ा उद्योग की बात करें तो आपको अच्छे खासे बुनकर देखने को मिल जाते हैं, जो बढ़िया है ना, वर्ल्ड क्लास जो है कपड़ा सिलते थे उस टाइम पर। और आप देखोगे कागज बनाने, तो इन सबका जो है इनको दक्ष प्राप्त था सर। इनकी बनाई हुई वस्तु को जो है पश्चिमी जगत में बहुत अधिक मांग, पश्चिमी जगत की हम बात करें, यानी कि वेस्टर्न, यानी कि मैं यूरोप की बात करूं तो यूरोप में इनके बनाए हुए कपड़े, जो भी सजाने का सामान है, उनकी अच्छी खासी डिमांड हुआ करती थी। कहां पर सर? पश्चिमी देशों में, यानी कि यूरोप की बात की जा रही है। तभी तो हम भारत के लोग जो थे सोने की चिड़िया थे सर। क्लियर हुआ? चलिए आप देखोगे कि ये कृषक वर्ग जो था उस टाइम के, मैं कृषक वर्ग की बात करूं तो ये 3 हिस्सों में बटा हुआ था, है ना। आप देखोगे किसानों की स्थिति यूरोपीय किसानों की तरह ही दयनीय थी। समझो, हर चीज, हर जगह आपको सेम चीज मिल रही है, स्थिति आपको दयनीय देखने को मिलती है सर। राज्य की सारी आय जो थी उसका बोझ किस पर था सर? किसानों पर था। यानी कि जो भी टैक्स देने का जो बोझ था वो इन किसानों पर ही देखने को मिलता है। ठीक है सर। एक आते थे खुदकास्ट। खुदकास्ट की हम बात करें, ये वे किसान थे जिनकी अपनी निजी जमीन होती थी और वो उसी जमीन पर काम करते थे। फिर मैं पाई कास्ट की, कास्ट लिखा हुआ बेटा सही कर ले, पाई कास्ट की बात करें तो आप देखोगे इनको बाहट भी बोलते थे, यानी कि बाहर के लोग। आप देखोगे ये एक जगह स्थिर नहीं रहते थे। आप देखोगे ये जो किसान थे वो दूसरे के गांव में जाकर जो है अस्थायी रूप से खेती किया करते थे। दूसरों के खेतों में खेती कर रहे हैं, है ना, कि झोपड़ियां वगैरह हुआ करते हैं, छोटी मोटी झोपड़ी में, कि इधर इस गांव में है, कल को दूसरे गांव में होंगे, तो ये अस्थायी रूप से इधर से उधर भागते रहते थे, है ना। फिर आते थे कौन? फिर आते थे मुजाहियान। मुजारियान की हम बात करें, इनको हम क्या बोलते थे? इनको रैतसी भी बोलते थे। मुजाहिरान बोल लो या फिर मैथसी बोल लो, एक ही बात है। ये वो किसान थे जिनकी अपनी भूमि नहीं होती थी और वे किसी भूमि स्वामी के भूमि पर खेती करते थे। ऐसे लोगों को क्या बोला गया? मुजारियान बोला गया। तो किसानों की आपको अलग अलग श्रेणी दिखाई देगी। अच्छा, एक तरीके के किसान आपको और दिखाई देंगे सर, एक तरीके के किसान आपको और दिखाई देंगे, इनको बोलते थे मवसात। मवसात बोल लो, कुछ भी बोल लो। अच्छा, मवसात की हम बात करें तो मवसात वो किसान थे ना तो आप देखोगे सरकार को कर देते थे और ना ही जो है सरकार का कोई आदेश मानते थे। होता क्या था कि भैया सरकार को क्या चाहिए, राजा को क्या चाहिए? कर चाहिए। अब ये जो मवासात लोग जो हैं, ये ना ही तो उनको वो एक तरीके से आप देखोगे टैक्स पे करते हैं, अपनी जो भी पैदावार जो होती है टैक्स पे नहीं कर रहे, ये टैक्स पे नहीं करते सर, और ना ही राजा का हुक्म मानते हैं। जब भी इन पर आक्रमण किया जाता था तो ये किसी ऐसे क्षेत्र में रहा करते थे जहां से जंगल बहुत पास होगा, और जंगल का चप्पा चप्पा इन्हें पता होता था, तो जंगलों में पहाड़ियों पर ये भाग जाया करते थे, है ना। दुर्गम स्थानों पर जो पलायन कर जाते थे तो इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो आपको एक ऐसा वर्ग भी दिखाई देता है सर, मवास करके भी इनको जाना जाता था। ठीक है ना। तो ये आपको हो गया हमारा, ये आपको देखने को मिलता है हमारा कृषकों की दशा, ऐसी कुछ देखने को मिलती है हमारे भारत देश में। चलो ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्त्रियों के बारे में। स्त्रियों के बारे में बात करें तो आप देखोगे स्त्रियों की हालत स्टार्टिंग से ही बहुत खराब थी सर। इनको हमेशा बेड़ियों में जकड़ के रखा गया। स्त्रियों की हम बात करें, चाहे मैं यूरोप की बात करूं चाहे मैं अपने देश की बात करूं। अब समझो, अगर मैं स्त्रियों की बात करता हूं तो आप देखोगे, क्या देखोगे सर? अगर मैं स्त्रियों की बात करता हूं तो आप देखोगे कि इन पर सामाजिक प्रतिबंध बहुत लगे हुए थे। बाल विवाह कर दिया जाता था, शिक्षा का अभाव था, यानी कि शिक्षा की कमी थी, नहीं मिलता था शिक्षा आप देखोगे हो, मतलब कुछ जो कुलीन वर्ग की स्त्रियां होती थी उनको मिल जाया करती थी, अदरवाइज इनको नहीं मिलती थी सर। घर की 4 दीवारी में हमेशा कैद रहना पड़ता था भाई, है ना। अलग अलग प्रचलन जो है चलते थे। ये सारी जो चीजें हैं वो इनके यहां पर चला करती थी। शासक वर्ग में तो अलग अलग, है ना, बहु विवाह चल रहे हैं, एक से ज्यादा के साथ विवाह चल रहा है ना, हरम का सिस्टम चल रहा है। तो वो सारे जो सिस्टम है ये सिस्टम चला करते थे सर। फिर हम हिंदू की बात करें, हिंदू समाज की बात करें तो सती प्रथा, जौहर प्रथा, स्त्रियों को जिंदा जला दिया जा रहा है भाई, पति मर गया तो उसको जिंदा जला दिया। तो ये सारी प्रथाएं जो है वो बहुत ज्यादा प्रचलित थी सर। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप देखोगे परंपराओं को चुनौती दी, बिल्कुल दी सर। बहुत सारी रानियां आई सर, जैसे मैं बात करूं रानी नायकी देवी की बात करूं, रानी दुर्गावती की बात करूं, इन्होंने सेना का संचालन किया सर। इसके अलावा आप देखोगे कि रजिया सुल्तान, मुस्लिमों की हम बात करें, इस्लाम की हम बात करें, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की जो बेटी थी, इन्होंने शासन किया। हालांकि वो शासन बहुत ज्यादा दिन तक चला नहीं, लेकिन किया। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ऐसे सेम टाइम पर जहां पर महिलाओं पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगे हुए थे, उसी टाइम पर आपने देखा कि यहां पर क्या हुआ सर, उसी टाइम पर आपने देखा कि यहां पर जो कुछ रानियां हैं वो शासन भी कर रही हैं सर। मीराबाई की हम बात करें, इन्होंने तो पूरा जीवन ही त्याग दिया था, पूरा कृष्ण जी की भक्ति में निकाल दिया। ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती हैं। क्लियर हुआ ना? हाँ ना, फटाफट से बताओ जल्दी सर, थोड़ा पानी पी लेता हूं।
चलिए, तो आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। तो ये सारी हमारी तो यहाँ पे बस इस स्लाइड में यही बताया गया कि एक तरफ महिलाओं के साथ इतनी सारी बदसलूकी की जा रही है, और दूसरी तरफ आप देखोगे कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो इसी टाइम पर आप देखोगे बड़ी बड़ी सेनाओं का नेतृत्व भी कर रही थी। मतलब एक रानी तो ऐसी रही जिसने पूरी दिल्ली पर कब्जा, दिल्ली पर जो है शासन किया था। चलिए ठीक है। अच्छा, यहां पर एक कुप्रथा में आप देखोगे बहुविवाह, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। हरम, हरम बेसिकली आप बोल सकते हो कि जैसे मुगल काल की हम बात करें, इनके बड़े बड़े हरम हुआ करते थे, जहां पर महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं होती थी, और वहां पर आप बोल सकते हो कि पुरुषों का जाना निषेध था, बस राजा वगैरह जो होते थे वही जा सकते थे। तो इनमें आप देखोगे जो हरम में महिला हुआ करती थी उनको एक तरीके से बाहर निकलना मना था। तो ये सारा सिस्टम चला करता था कि महिलाएं बस हरम में ही रहेंगी, उससे बाहर नहीं निकलेंगी। तो वो सारी चीजें आपको जो है देखने को मिलती हैं सर, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर राजाओं की आप देखते हो ना, 100-150 उनकी बीवियां हुआ करती थी, आधी तो हरम में रहती थी। तो वो सारी दिक्कतें जो है, अब समझो यहाँ पे स्थिति दिखाई देती है कि औरतों की क्या स्थिति थी। एक इंसान जो है इतनी सारी महिलाओं से शादी कर रहा है सर, है ना। हरम में 200, 300, 400 उनकी रानियां हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये सारी एक तरीके से यहां पर दशा दिखाई गई है कि किस तरीके से ये जो औरतें थी इनको जो एक तरीके से बांध के रखा जाता था। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं सर। अच्छा, थोड़ा सा यहां पर और चीजों की बात कर लेते हैं। दास प्रथा चलती थी, बिल्कुल चलती थी सर। दास प्रथा की हम बात करें, और यहां पर आपको धर्मांतरण भी देखने को मिलेगा, यानी कि एक तरीके से आप देखोगे कि जब युद्ध वगैरह हुआ करता था तो तलवार की नोक पर, या फिर कुछ लोग तो बहुत कम ही थे जिन्होंने धर्म को बदला था, तलवार की नोक पर बदला जाता था। और कुछ लोग जो है प्रलोभन में आके या फिर किसी लोभ में आके जो है किसी दूसरे धर्म को अपना लिया करते थे। तो ये चीज भी यहां पर देखने को मिलती है। तो यहां पे आपको 3 चीजें देखने को मिलती हैं। दास प्रथा, शिक्षा की हमने ऑलरेडी बात कर ली है, धर्मांतरण, युद्धबंदियों और कर न चुकाने वालों को किया जाता था। तो आप देखोगे ना, पहले एक टैक्स लगाया जाता था, इसको हम बोलते थे जजिया। जजिया क्या था? जजिया एक ऐसा कर था जो नॉन हिंदूज पर लगाया जाता, नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था, सॉरी, नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता है। ये जो पूरा टैक्स था, अब इस टैक्स की मैं बात करूं तो ये टैक्स क्यों दिया जाता था? समझो कि जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, यानी कि जो मुस्लिम नहीं है, उन पर ये टैक्स लगेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। या तो इस्लाम को अपना लो या फिर ये टैक्स दो, कि तुम अगर मुस्लिम नहीं हो तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। इसको हम बोलते थे जजिया। तो ऐसा भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी उस काल में। तो समझो, कर ना चुका पाने वालों को जो है दास बनाया जाता था। फिर आप देखोगे बाद में उनको जो है मजबूर किया जाता था कि वो इस्लाम अपना ले। या तो तुम टैक्स दो, तुम्हें अगर अपने धर्म का पालन करना है तो तुम्हें जजिया टैक्स देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा और तुमसे तुम्हारा एक तरीके से धर्म बदलने की कोशिश की जाएगी, है ना। और आप देखोगे दिल्ली में या फिर गोवा में आपको अच्छी खासी दासों की मंडियां देखने को मिलती हैं। अकबर ने युद्धबंदियों को दास बनाने की प्रथा को बंद करा दिया था। तो समझो कि एक तरीके से ये अकबर जो था, इसने इस प्रथा को बंद करवाने की कोशिश की थी। शिक्षा और साहित्य की हम बात करें तो प्राचीन काल में आपको जो है एक तरीके से, है ना। अब समझो यहां पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, यहां पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसका, शिक्षा, साहित्य और मनोरंजन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। समझो कि अगर मैं शिक्षा, साहित्य और मनोरंजन की बात करूं तो आपको मध्यकाल में भारत की प्राचीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र देखने को मिलते हैं, जो कि उस टाइम पर वर्ल्ड क्लास हुआ करते थे। हमारी यूनिवर्सिटीज जो थी, इनका पूरी दुनिया में नाम हुआ करता था। जैसे कि मैं नालंदा की बात करूं, तक्षशिला की बात करूं, मथुरा, गया, है ना, विक्रमशिला, उज्जैन, ये एक तरीके से शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे पूरी दुनिया में। यहां पे पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो यहां पर पढ़ने आया करते थे। अब यहां पे एक उदाहरण बताया जा रहा है कि हमारी शिक्षा को किस प्रकार से इस्लामिक इन्विजन ने बर्बाद किया। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे बहुत सारे जो आक्रमणकारी थे, इसमें से एक था बख्तियार खिलजी। इसने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, बिल्कुल हमला करके। फिर आप देखोगे मंदिरों को मिलने वाला जो अनुदान था वो बंद हो गया और अनेक मंदिर तोड़ दिए गए। बहुत सारे मंदिरों पर हमला भी किया गया। गजनवी ने 17 बार हमला किया और 17 बार जो उसने सोन मंदिर को लूटा सर, गुजरात में जो था सोमनाथ का मंदिर। समझो थोड़ा सा कि कितने अटैक्स हुए हमारे, किस तरीके से हमारी शिक्षा को नष्ट किया गया, किस तरीके से हमारे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को नष्ट किया गया। तो यहां पे ये भी दिखाई देता है, कहीं ना कहीं ये भी हमारा अंधकार का युग था, ठीक है ना। ये भी कहीं ना कहीं हमारे अंधकार का आपको युग देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं इस चीज से सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, हमारी शिक्षा को, हमारे ज्ञान विज्ञान को बहुत बड़ा जो है आघात पहुंचा सर। फिर आप देखोगे बाद में जो गुरुकुल पद्धति जो थी, इसके आधार पर प्राथमिक शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई सर। तो ये आपको देखने को मिलता है कुछ आपको शिक्षा और साहित्य के बारे में। धर्मांतरण की ऑलरेडी मैंने आपको बात बता दी है सर, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, क्लियर हुआ। चलिए, इसी के साथ आप देखोगे कि हमने पूरे जो दोनों समाज जो थे, यूरोप का समाज, भारत का समाज, इसके बारे में पढ़ा और हमने ये जाना कि किस तरीके से एक ऐसा वर्ग था जो कि शोषण कर रहा था और एक ऐसा वर्ग था जिसका शोषण किया जा रहा था। और ये टसल जो बहुत लंबे समय तक चली है, जब तक कि हमारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हमारी फ्रांसीसी क्रांति नहीं हुई। और कहीं ना कहीं आज भी हमें ऐसी कुछ जो सामाजिक विभाजन है वो आपको देखने को मिलता है। तरीके बदल गए हैं, शोषण करने के तरीके बदल गए हैं, लेकिन चीजें अभी वैसी की वैसी हैं।
तरीकों में बदलाव आया तो इसलिए हमें लगता है कि भैया नहीं सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन नहीं, शोषण आज भी होता है, पहले भी होता था। आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस पहुंच गई है तो वो तुम्हें थोड़ा अजीब तरह से दिखाई देता है। सामने एक तरीके से आप समझो कि सामने वाले बंदे को अगर तुम कोई इज्जत वगैरह दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका तुम शोषण नहीं कर रहे, तुम एट द सेम टाइम उसका शोषण भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चीजें वैसी की वैसी हैं। हाँ, थोड़ा जरूर कम हो गई है, इतना तो नहीं बोलूंगा। पिछला पहले की हम बात करें तो लोगों की डिग्निटी नहीं थी, कुछ भी कोई इज्जत नहीं दी जाती थी, सच में गुलाम थे वो। आज क्या है, वो इज्जत के साथ में गुलामी कर रहे हैं एक तरीके से ठीक है। तो सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं आज भी हमारे समाज में। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है खत्म हुआ। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।